नमस्ते मैम। कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ मैम। जी। अब स्लाइड्स शेयर कर रही हूँ मैं। और मुझे एक बार आप ये बता दीजिएगा, जो डाउट है वो आज क्लियर करेंगे। आज बेसिक हम खत्म कर देंगे टोटल, क्योंकि थोड़ा सा ही कॉन्सेप्ट बचा है, तो वो क्लियर हो जाए, इसके बाद फिर हम केपी नेक्स्ट वीक से केपी स्टार्ट कर देंगे। हम्म, जी। कहीं पे डाउट कुछ पूछना है, क्वेश्चन तो पूछिए। आज क्वेश्चन ही पूछने हैं मेरे से। पहले तो पवन जी, आपके कोई डाउट है तो पूछिए। मैम अभी तो मैं प्रॉपर रिवाइज ही नहीं कर पाया, पढ़ नहीं पाया। जब पढ़ के फिर ये डाउट निकाल पाऊंगा। मैं एक होमवर्क देने वाली हूँ। हाँ, कोई नहीं मैम। एक कुंडली दूंगी, उसमें से आपने ऊंच नीच के ग्रह निकालने हैं, मूल त्रिकोण हाँ जी। निकालना है, ये सारा निकालना है, ताकि आपको पता चल जाए कि ठीक क्या है। ठीक 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 है, ठीक है जी। ये होमवर्क आपको मिलेगा। ठीक है मैम। ओके। नक्षत्र के बारे में तो क्लियर हो गया था। ये अगर याद होता है तो बहुत बढ़िया है नक्षत्र का। अब जो हमारा टॉपिक था, मेल फीमेल हो गया था। ग्रहों के शुभ अशुभ फल जानने के 15 नियम है। पहला नियम, जो ग्रह अपनी उच्च और अपनी या अपने मित्र की राशि में हो तो वो शुभ फल देता है। इसके विपरीत नीच राशि में हो या शत्रु की राशि में हो तो वो अशुभ फल देता है। यानी कि अगर मैं अपने किसी फ्रेंड के घर जाऊंगी तो मेरा फ्रेंड मेरे साथ कैसे ट्रीट करेगा? अच्छा ट्रीट करेगा या खराब ट्रीट करेगा? अच्छा ट्रीट करेगा ना, कि मेरे से लड़ेगा या मुझे इंसल्ट करेगा? नहीं ना। तो यहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट आएगा कि अगर कोई प्लैनेट अपने फ्रेंड के घर जाता है तो वहां पे वो अच्छा रिजल्ट देता है। सेम एज इट इज, अगर वो उच्च की राशि में होगा तो भी अच्छा रिजल्ट देगा, लेकिन अगर वो अपने शत्रु के घर जाता है तो वो खराब रिजल्ट देगा, और नीच राशि में जाएगा तो भी वो खराब रिजल्ट देगा। सेकंड पॉइंट है, जो ग्रह अपनी राशि पर दृष्टि डालते हैं वह देखे जाने वाला भाव के लिए शुभ फल देता है। मतलब कि एक प्लैनेट के दो घर है, जैसे कि पहला भाव, एक सेकेंड मैं कुंडली में शो करती हूँ। हम्म, ये फर्स्ट हाउस, यहाँ पे मान लीजिए एक नंबर की राशि है और मंगल बैठ गया है सेवंथ हाउस में। मैंने आपको दृष्टियां बताई थी कि कौन सी किसकी दृष्टि होती है, तो सबकी सातवीं दृष्टि तो होती है, ये तो कॉमन है। तो यहाँ पे मंगल की जो सातवीं दृष्टि है वो कहाँ पड़ रही है? अपने घर पे पड़ रही है। तो जब उसकी दृष्टि अपने घर पे पड़ रही है, यानी कि वो अपने घर को देख रहा है, तो वहां पे कुछ भी बुरा नहीं होने देगा। मैं अगर दूसरी जगह जा रही हूँ और अपने घर को नजर रखे बैठी हूँ, तो मैं अपने घर में कुछ बुरा नहीं होने दूंगी। ये पॉइंट क्लियर हुआ? अगर दृष्टि वाइज वो अपने ही घर को देख रहा है तो वहां पे वो बुरा नहीं होने देगा बिल्कुल भी। थर्ड पॉइंट है, जो ग्रह अपने मित्र ग्रह या शुभ ग्रहों के साथ या मध्य में हो तो वो शुभ फल देते हैं। मध्य का मतलब उसके आगे पीछे जो राशि है वो उसकी मित्र राशि हो। जैसे कि अगर चंद्र है, चंद्र मान लीजिए, चंद्र के आगे एक हाउस में सूर्य है और दूसरे हाउस में अ, मंगल है, तो दोनों ही फ्रेंड है उसके, तो वहां पे वो चंद्र को पावर देते हैं। उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल होता है जिसके चंद्र दोनों प्लैनेट के बीच में आ जाता है। लेकिन अगर चंद्र के आगे और पीछे कोई भी ग्रह ना हो तो वहां पे चंद्र बहुत वीक हो जाता है, उसको पावर नहीं मिल पाती, स्ट्रेंथ नहीं मिल पाती है। तो ऐसे बंदे में ना कॉन्फिडेंस लेवल की भी थोड़ी सी कमी हो जाती है, क्योंकि चंद्र अकेला जो होता है ना, उसमें कहीं ना कहीं वीकनेस, कहीं ना कहीं उसकी पावर में कमी आ जाती है। फोर्थ पॉइंट, जो ग्रह अपनी नीच राशि से उच्च राशि की ओर भ्रमण कर रहा हो या वक्रिय ना हो तो वो अच्छा रिजल्ट देता है। मतलब कि ये हम गोचर में देखते हैं कि जब वो नीच राशि में हो,
पहले गोचर में जब नीच राशि हो वहां से उसके बाद वो नेक्स्ट उच्च राशि में जब जाता है तो वहां पे वो अच्छा रिजल्ट देता है। नियम 5, जो ग्रह लग्नेश का मित्र होता है वो भी अच्छा रिजल्ट देता है। कुंडली में आप जितने भी प्लैनेट है जो भी लग्नेश के मित्र होंगे ना वो आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट ही देंगे। जैसे कि पवन जी आपकी 10 नंबर की राशि है शनि की, तो शनि के जितने भी आपके कुंडली में प्लैनेट होंगे ना मित्र, वो आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट ही देंगे। जैसे कि शुक्र हो गया, राहु हो गया, केतु हो गया, तो ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल सूर्य की जैसे कमी आ जाती है तो वहां पे ये प्रॉब्लम आती है। तो एक मिनट मैम, वो चाहे फिर किसी भी हाउस में बैठे हो? हाँ, वो किसी भी हाउस में बैठे हो तो कहीं ना कहीं से वो आपको पॉजिटिवनेस देंगे ही देंगे, क्योंकि वो लग्नेश के मित्र है, लग्नेश के साथ वो खराब नहीं करेंगे, ये चीज समझिए। अच्छा मैं वो जो आपने चंद्र का बताया था, चंद्र के आगे पीछे अगर उसके फेवरेबल प्लैनेट्स होंगे तो वो अच्छा रिजल्ट देंगे। बिल्कुल, तब उसमें ऐसे जातक में कॉन्फिडेंस हेलो, लेवल की जो लेकिन अगर मिक्स हुआ, मिक्स मीन्स अगर मिक्स हुआ मैम, एक एक फेवरेबल हो गया एक अनफेवरेबल हो गया, एक आगे हाँ फेवरेबल है या पीछे अनफेवरेबल। ओके, अगर शत्रु हो या इस तरह से हो तो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, तब उसमें थोड़ा सा विष दोष भी आ जाएगा ये कह सकते हैं हम, या कहीं ना कहीं उसमें डिप्रेशन के सिम्टम्स आ जाएंगे, नेगेटिवनेस आ जाएगा अगर उसके आगे या पीछे नेक्स्ट। कहीं पे शत्रु हो, शनि आ जाए, राहु आ जाए, केतु आ जाए। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं अगर हम कहते हैं ना कुंडली में जैसे भ्रमण करते हैं तो ये सारे प्लैनेट जब भ्रमण करते हैं घूम के आते हैं तो कहीं ना कहीं वो चंद्र से होकर आ रहे होते हैं या चंद्र के पास जा रहे होते हैं, तो उसमें वो कमी आ जाती है। हाँ जी। तो और जैसे मैम इसके आगे एक उसका मित्र ग्रह और एक शत्रु ग्रह दोनों एक ही हाउस में आ जाएं आगे वाले में, जी तब भी सेम ऐसे ही रहेगा। बिल्कुल, तब भी कहीं न कहीं डिप्रेशन होगा ही होगा, क्योंकि ठीक। देखिए अगर दोनों मित्र और शत्रु साथ में आ रहे हैं तो कहीं न कहीं वो मित्र उसके साथ शत्रु भी तो आ गया ना, तो वो उसने हाँ जी। जिसके साथ है उसको भी खराब करेगा। ठीक है मैम। पीछे मून को तो ठीक खराब है करेगा ही मैम। करेगा, साथ वाले पार्टनर को भी खराब कर हाँ जी। देगा। हाँ जी। अब ठीक है मैम। 7वां नियम है, केंद्र का स्वामी शुभ ग्रह अपनी शुभता नहीं छोड़ता। यहाँ पे मिस्टेक है थोड़ी सी, मैं ठीक कराना रह जाता है हर बार। नहीं छोड़ता है मतलब केंद्र का जो स्वामी है ना वो शुभ ग्रह होता है। जो भी केंद्र के स्वामी होते हैं, केंद्र में जितने भी स्वामी आ जाए वो शुभ होते हैं, वो शुभ फल देते हैं। और अशुभ ग्रह आ जाए तो वो अशुभता अशुभता छोड़ देते हैं। यानी कि शुभ ग्रह तो शुभता देते ही देते हैं, अशुभ ग्रह भी अगर केंद्र में आ जाए तो वो शुभता देते हैं। क्रूर भाव 3, 6, 11 के स्वामी सदा अशुभ फल देते हैं। अगर तीन, सॉरी यहाँ पे मैं इसको ठीक कर दूंगी, यहाँ पे 3, 6, 12 लिखना था, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसको मैं ठीक करके दे दूंगी आपको। तो 3, 6, 12 में अगर क्रूर ग्रह आ जाए ना तो वो अशुभ फल देते हैं। उपचय भाव 1, 3, 6, 11, 10 और 11, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 11 है। इसमें ग्रह कारक तत्व में वृद्धि करते हैं। यहाँ पे मतलब जो भी ग्रह आते हैं ना वो उसके काम में बढ़ोतरी करते हैं, उसे बढ़ाते हैं। 1, 3, 6, 10, 11 में दृष्टांत 6, 8, 12 ये खराब स्थान माना जाता है, ये अशुभ फल देता है। यहाँ पे जो भी प्लैनेट आएंगे वो अशुभ फल देंगे। केंद्र में, एक सेकेंड, ये सुषमा जी आपने पीडीएफ पढ़ी नहीं थी क्या? मैंने इसमें तो करेक्शन कर रखी है ना मैंने। अच्छा आपने कर ली है, मुझे बता देते यार। चलो कोई बात नहीं। आप साथ साथ बताते भी जा रहे हो ना। हाँ यहाँ पे शुभ ग्रह केंद्र 1, 4, 7, 10, यहाँ पे जब शुभ ग्रह आ जाते हैं तो वो शुभ फल देते हैं और पाप ग्रह आ जाए तो वो अशुभ फल देते हैं। अब पूर्णिमा के पास चंद्रमा अशुभदायक होता है, अमावस्या के पास चंद्रमा अशुभदायक होता है। सॉरी, पूर्णिमा के पास चंद्र शुभ होता है और एक सेकेंड, अमावस्या के पास चंद्र अशुभ होता है। ये मैंने जो पहले कॉन्सेप्ट समझाया था ना चंद्र का, ये वही कॉन्सेप्ट है। चंद्र की राशि उसकी अगली और पिछली राशि में जितने ज्यादा ग्रह होंगे चंद्र उतना ही ज्यादा शुभ होगा, यानी कि शुभ प्लैनेट होंगे तो वो शुभ हो जाएगा। बुध, राहु और केतु जिस ग्रह के साथ बैठते हैं वो वैसा ही फल देता है। ये बुध, राहु, केतु जिनके साथ भी बैठेंगे ना उनकी तरह ही हो जाता है। अगर सूर्य के साथ बैठेंगे तो वहां पे कहीं ना कहीं बुध में भी मतलब व्यापार में भी तेजी आती है।
बुध सूर्य को जैसे कि कौन सा योग कहते हैं? बुध अदिति योग। बुध अदिति योग कहते हैं। तो यहाँ पे जब सूर्य बुध के साथ बैठता है, तो यहाँ पे उस जातक के मैं कह सकती हूँ कि उसमें कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा, और अगर वो बिजनेस भी करता होगा ना, तो वो भी बहुत अच्छा ग्रोथ होती होगी। और कहीं ना कहीं ऐसे जातक के गवर्नमेंट से लिंक बनते हैं जब बुध और सूर्य साथ में होते हैं। लेकिन मैम अगर वहाँ सूर्य मंदा हो रहा हो तो? हाँ, सूर्य अगर खराब हो रहा है तब इसमें फर्क आएगा। वो हम बात की बात है कि प्लैनेट कैसे, वो चीज डिफरेंट है। लेकिन नहीं तो वो दोनों तो उसका फिर उसका इफेक्ट तो कम कर देगा ना फिर, बिल्कुल, अगर वो जब नेगेटिव अगर में है। खराब हो रहे होंगे तो उसका इफेक्ट कम कर देगा। लेकिन बेसिकली जब भी ये दोनों साथ में होते हैं ना, तो बेनिफिट मिलता है। ये अच्छा माना जाता है, बुध आदित्य योग माना जाता है कुंडली में, अगर बुध और सूर्य साथ में हो। यहाँ पे बुध भी, अब देखो सूर्य क्या होता है? सूर्य एक कॉन्फिडेंस होता है, तेज होता है, और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट से रिलेटेड काम हो सकता है। बुध के साथ आने पे क्या हो गया? जो बुध व्यापार या काम, जो भी अगर कहते हैं लिखने का काम या कोई भी, तो यहाँ पे इसके अंदर इसमें प्रोग्रेस देखी जाती है, अच्छा लेवल देखा जाता है। सूर्य के निकट ग्रह अस्त हो जाता है। सूर्य के पास जो भी ग्रह होता है वो अस्त माना जाता है और अशुभ फल देता है। ये जो कॉन्सेप्ट है जो अस्त हो जाता है, ये बुध पे लागू नहीं होता है, क्योंकि बुध हमेशा सूर्य के पास ही होता है। तो हम इसको बुध पे कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन कई लोग कर भी देते हैं। उसमें एक डिग्री का फर्क होता है कि अगर इतनी डिग्री पे हो तो अस्त माना जाता है। लेकिन ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप इसे लागू करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, वो आप कर सकते हैं। कृष्ण जी, आप बताइए। मैम, बुध अस्त बुध भी हो जाते हैं, हो जाते हैं ना? ठीक है। बिल्कुल होते हैं। सूर्य का अपनी खुद का एक है, वो तो सारे लागू तो सब पे ही होता है, हम अपने हिसाब से लागू नहीं कर सकते। बिल्कुल, लेकिन कई लोग पता है कि मानते भी नहीं है। मानते नहीं वो अलग बात हो गई, लेकिन होता तो है। हाँ, बिल्कुल और होता एक है। मजे की बात है कि बुध आदित्य योग तो सब में ही आ जाता है, लेकिन वो वैल्यूएबल तब हो जाता है किसी के नवम भाव में हो, किसी के पंचम भाव में हो, जी। सूर्य के खुद के भाव में हो, एक्चुअली तब उसका वैल्यू हो जाता है। अदरवाइज कहीं पे भी होता है तो आदित्य योग उसको वैल्यू नहीं करना चाहिए उतना। ओके। सिक्स भाव हाँ। में भी मानते हैं, अच्छा मानते हैं। अगर सिक्स भाव में बुध सूर्य साथ में हो ना, तो वहां हम्म। पे भी कहते हैं कि उसको गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट से रिलेटेड बेनिफिट मिलता है। तो अलग अलग मतलब कि वो हो सकता है, नहीं नहीं, लेकिन वो उस, हाँ, मतलब कि वो उसके स्वाभाविक जो उसके हाँ, बोलते हैं ना कि जो नेचर। वैल्यूबल हाउसेस में हो, जो उसके मित्र वाली बात होती है, तभी वो वैल्यूबल हो जाती है। बिल्कुल। साथ में अदरवाइज अगर इफेक्ट ना पड़ दुश्मन के रहा हो शनि किसी में हो चीज तो नहीं का। होगा। बिल्कुल, शनि या राहु केतु का इफेक्ट आएगा, तो ये सारे सिम्टम्स में कमी आ जाएगी, क्योंकि वो हाँ, उसके साथ उसके शत्रु प्लेनेट का भी इफेक्ट आ गया, या तो दृष्टि पड़ रही हो या फिर युति बन गई हो कहीं से, तो ये प्रॉब्लम आएगी। अब युति क्या होती है? जब दो ग्रह या दो से ज्यादा ग्रह एक ही राशि में आ जाए, तो उसे युति कहते हैं। हमने ये तो देख लिया कि कुंडली में दो ग्रह एक साथ आ गए, लेकिन वो कितनी करीबी युति है, ये चीज भी जज करना बहुत जरूरी है। अब एक घर में जैसे कि दो पर्सन बैठे, एक दूसरे कमरे में बैठे, एक दूसरे कमरे में बैठे हैं, तो वहां पे वो भी एक घर पे ही बैठा है, एक युति बनती है। एक कमरे में एक कॉर्नर में बैठा है, एक दूसरे कॉर्नर में बैठा है, तो वो भी युति है। लेकिन एक बिल्कुल साथ में बैठा है, यानी कि एक चेयर पे एक पर्सन बैठा है, दूसरे चेयर पे दूसरा पर्सन बैठा है, तो उसे हम क्लोज युति मानेंगे। अब यहाँ पे क्लोज युति कैसे होगी? जब नक्षत्र में, अगर समझ लीजिए दो प्लैनेट एक हाउस में आ रहे हैं और दोनों का नक्षत्र सेम हो जाता है, तो वो बहुत ही क्लोज युति हो जाती है। ये मैं कुंडली में भी समझाऊंगी कि कुंडली में कैसे देखते हैं। किसी भी ग्रह की 6 डिग्री प्लस माइनस हो, बनी हो, तो युति सबसे मजबूत कहलाती है। यानी कि उसके बीच का जो डिफरेंट होता है ना, 6 डिग्री तक का होना चाहिए, या तो 6 डिग्री कम ज्यादा हो सकता है, तो उसे हम मजबूत युति कहते हैं। सूर्य चंद्र किसी भी ग्रह में 8 डिग्री पर हो तो वो मजबूत युति कहलाती है। 8 डिग्री का फर्क जरूर होना चाहिए। राहु केतु अपनी ही राशि में बने सभी ग्रहों के साथ युति करने की ताकत रखते हैं। राहु केतु के लिए ना डिग्री वाइज का कोई कंसीडर नहीं है, डिग्री नहीं मानी जाती। वो जिसके साथ बैठते हैं ना, उनके साथ युति कर लेते हैं, फिर चाहे जितनी मर्जी डिग्री हो, वहां पे डिग्री नहीं काउंट करेंगे हम। एक ही नक्षत्र में बनी युति 6 डिग्री तक कभी ना हो तो कमजोर युति कहलाती है। अगर एक ही नक्षत्र में जो डिग्री बनी, मतलब दोनों के जो नक्षत्र है अगर सेम आ जाए,
तो वो 6 डिग्री तक होना चाहिए। अगर 6 डिग्री से करीब ना हो, थोड़ा सा दूर हो जाए, 6 डिग्री से ज्यादा हो जाए, तो वो कमजोर युति होगी, मतलब अच्छी युति नहीं मानी जाएगी, उसे हम युति में कंसीडर नहीं करेंगे। अगर एक ही राशि में दो ग्रह अलग अलग नक्षत्र में युति करते हैं, चाहे 6 डिग्री के अंदर ही क्यों ना हो, तो वो भी युति नहीं कहलाती है। मतलब कि एक ही हाउस में बैठा हो। अब मैं आपको कुंडली में समझाती हूँ, एक सेकेंड। एक सेकंड मैम, एक सेकंड। हेलो हाँ मैम। जी, हाँ जी, बोलिए। जैसे एक एक ही युति इकट्ठी हो, जैसे सन और मून हम्म और मंगल ये सेम नक्षत्र में हो लेकिन कंबस्ट हो, हम्म तो सेम काम करेगा? मतलब हाँ, अच्छा फल देगा? कैसा फल देगा? सेम नहीं, अगर नक्षत्र क्यों तीनों? कंबस्ट है, अस्त है, तो प्रॉब्लम देगा ही लेकिन देगा। नहीं, अगर तीनों पूर्व फाल्गुनी, सपोज तीनों एक ही नक्षत्र के हैं, वीनस के नक्षत्र में तीनों ही, तो नहीं, फिर कैसे मतलब रिजल्ट? रिजल्ट का तो हम बाद में डिसाइड करेंगे, अभी नहीं, क्योंकि चलो, उसमें फिर हमें अच्छा कोऑर्डिनेट वगैरह अच्छा, समझाना पड़ेगा। कोई ठीक है। कोई नहीं, तो लेकिन ठीक ये है है, कि ओके। किस हाउस में बन रहा है, उससे रिलेटेड कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में प्रॉब्लम जरूर आएंगी, क्योंकि जहां अच्छा युति अच्छा, बन रही है और वहीं पे वो अस्त भी हो रहा है, ठीक है, तो वहां पे कुछ ना कुछ उस हाउस से रिलेटेड कुछ ना कुछ उसको इश्यूज आएंगे। ठीक है, ठीक, ओके, अब थैंक यहाँ यू। पे देख लीजिए, जैसे कि शनि और बुध, ये दोनों एक ही हाउस में। अब शनि और बुध, इसका नक्षत्र देखना है। यहाँ पे शनि देखिए कौन से नक्षत्र में है, ये नक्षत्र वाली लाइन है, नक्षत्र सबलॉर्ड और सब सबलॉर्ड। तो शनि का नक्षत्र बना शनि, और बुध का नक्षत्र कौन बना, गुरु। तो दोनों की नक्षत्र जो है वो डिफरेंट है, तो इट मीन्स इन दोनों की युति को ना हम क्लोज युति नहीं कहेंगे, ये युति में नहीं आएंगे। सूर्य और शुक्र को देख लेते हैं, ये भी दोनों एक ही हाउस में। तो सूर्य देखिए, सूर्य का नक्षत्र है गुरु, और शुक्र कहाँ पे है, एक सेकेंड, शुक्र का नक्षत्र है राहु। तो यहाँ पे भी ये एक ही युति में नहीं कंसीडर किए जाएंगे। लेकिन जब दोनों के नक्षत्र सेम आ जाए, मान लीजिए सूर्य भी गुरु में हो और शुक्र भी गुरु में ही हो, उसका भी नक्षत्र गुरु ही हो, तो यहाँ पे हम इसे युति मानेंगे, इसे हम क्लोज युति मानेंगे। अब क्लोज युति भी हम तब मानेंगे जब इसकी डिग्री में, यानी कि सूर्य की देखिए डिग्री कितनी है, एक बार। मैम ये जो सूर्य और शुक्र आप बता रहे हो, तो ये आपस में एंटी है, इसलिए आप बता रहे हो कि ये युति नहीं बन रही? नहीं नहीं, उसलिए नहीं बता रही हूँ, किसी भी हाउस में जब दो प्लैनेट होते हैं ना, तो युति होती है। अब वो युति कब कंसीडर की जाती है, वो चीज समझा रही हूँ। मान लीजिए अगर एक ही नक्षत्र होगा ना, तब हम उसे क्लोज युति में मानेंगे। युति तो बनी हुई है, ये नहीं कि नहीं बनी हुई है, लेकिन ये इतनी क्लोज नहीं है। मतलब इसका हाँ जो तो इफेक्ट आ रहा है ना, वो इतना नहीं, मैं ये रिपीटेड पूछ रही नहीं हूँ आएगा। इसीलिए क्लोज नहीं आना कि सूर्य और जो शनि ये है आपका शुक्र, हम्म। ये आपस में मित्र नहीं है ना, इसलिए क्लोज नहीं बनी है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, अच्छा, ऐसा ठीक। कुछ नहीं होता। कई बार सूर्य शुक्र की नक्षत्र सेम हो जाए तो युति भी बन जाती है। ऐसा कुछ नहीं होता कि अनफ्रेंडली है तो युति नहीं बनी, ये कोई टॉपिक नहीं है इसमें, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, सूर्य देखिए 24 में है और शुक्र जो है वो है 16 में। मतलब 16 से 24 का कितना डिफरेंट हो गया, 8 डिग्री का। 8 डिग्री का हो गया। तो इट मीन्स देखो, ये 8 डिग्री के होने के बाद भी इसमें इतनी स्ट्रॉन्ग युति नहीं मानी जाएगी। अगर ये एक ही नक्षत्र में होता ना, तो इसे हम बहुत स्ट्रांगली मानते। मतलब 6 डिग्री के अंदर होता है ऐसे? हाँ, हाँ। लेकिन अगर एक डिग्री में हो, मतलब एक ही नक्षत्र में हो जाता ना, तो और अच्छा होता। मतलब और अच्छा मैं नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ, एक नक्षत्र में ही हो जाता तो युति बन जाती इसकी स्ट्रांगली वाली। ये 16 का मेंशन है मैम इसमें? एक मिनट, क्या कहा आपने? ये 16 डिग्री आप कह रहे थे, वो कहाँ मेंशन है? हाँ जी, 16, शुक्र की 16 डिग्री है ना, ये देखिए एरो दिख रहा है, हाँ नीचे मैम, शुक्र की 16 नीचे डिग्री डिग्रियां है। लिखी हुई है, आप यहाँ से स्टडी करेंगे। शुक्र 16 डिग्री, सूर्य ठीक है मैम, 24 ठीक है, 21। ठीक है, हो गया, क्लियर हो गया। जी, तो मैं मैम पूरा 10 नहीं, लिखे हुए ना, शुक्र का 16 भी है, 3 भी है। हाँ, तीन कला है, मैं पूरा नहीं पढ़ रही, मैं सिर्फ 16 पढ़ रही हूँ, बाकी का आप अच्छा, अपने आप ऐड ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक। ठीक है ना। ये ऊंच नीच राशि मैंने आपको पहले ही करा दी है, मूल त्रिकोण भी करा दिया है, दृष्टियां करा दी हैं। अब महत्वपूर्ण सूत्र,
ये जो सूत्र है ये गोचर में यूज किया जाता है, ये वैदिक का कॉन्सेप्ट है। केपी में हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट से गोचर देखते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा हिंट देना चाहूंगी कि वैदिक में किस तरह से देते हैं। देखिए, दृष्टि विशेष, शनि की जो दृष्टि होती है, शनि क्या होता है, एक न्याय वाला प्लैनेट होता है। बहुत मतलब देखो, इसको कई लोग अच्छा भी नहीं मानते। तो शनि अगर सूर्य चंद्र पे दोनों को देखे तो ऐसा व्यक्ति बचपन से ही जीवन संघर्षमय होता है, मतलब ऐसे व्यक्ति का बचपन जीवन से ही संघर्षमय होता है। अब यहाँ पे मैंने इस चीज को लिया है, ये आप कुंडली में भी कंसीडर कर सकते हैं और ये गोचर में भी कंसीडर कर सकते हैं। मतलब कि जब गोचर में शनि सूर्य और चंद्र के ऊपर आता है, आपकी कुंडली में भी जहां पे भी सूर्य चंद्र बैठा है, शनि घूम के उनके ऊपर आ जाएगा ना, तो उस टाइम पे आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स या संघर्ष होगा। या तो आप डिप्रेशन में होंगे या कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रही होगी। शनि अगर बुध मंगल दोनों को देखे तो भाई बहन मित्र से जातक का संघर्ष मिलता है। अब सेम एज इट इज अगर कुंडली में है तो ये सिचुएशन होगी, और अगर गोचर में इस तरह का बन रहा है तो ये सिचुएशन होगी। शनि अगर शुक्र मंगल गुरु इन तीनों के साथ देखे तो वैवाहिक जीवन नीरस होता है, मतलब कहीं ना कहीं मैरिज लाइफ में भी प्रॉब्लम होती है अगर वो शुक्र मंगल गुरु तीनों को एक साथ देखे तो। शनि अगर केतु को देखे तो जातक एकांत में रहना पसंद करता है। अभी आपने किसका कहा था, मंगल का कहा था ना। अगर मान लीजिए शनि केतु एक साथ आ जाएंगे ना तो वो ज्यादातर एकांत में रहना पसंद करेगा, उसे सबके साथ मिलना ज्यादा पसंद नहीं होगा। अब दृष्टि देखते हैं गुरु की। अभी हमने शनि को समझा था, अब गुरु को समझते हैं। ये दो प्लैनेट इसलिए मेन है क्योंकि ये दो प्लैनेट जो है, शनि 2.5 ईयर लेता है और गुरु 1 ईयर, एक हाउस बदलने में। तो इन दोनों प्लैनेट का ना बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है गोचर का। तो उस टाइम पीरियड पे इस तरह की सिचुएशन आ सकती है। अब दृष्टि विशेष में गुरु को हम देखते हैं। गुरु अगर सूर्य और चंद्र दोनों को एक साथ देखता हो तो जातक को सरकार से लाभ मिलता है। गुरु क्या होता है, एक बेनिफिट प्लैनेट होता है, मतलब कहीं ना कहीं वो कुछ अच्छा देता है। अब वो सूर्य चंद्र को देख रहे हैं, यानी कि सूर्य चंद्र क्या हो गया, गवर्नमेंट से रिलेटेड हो गया। सूर्य प्रॉपर गवर्नमेंट होता है, चंद्र सेमी गवर्नमेंट हो जाता है। तो गुरु ने अगर सूर्य चंद्र को देखा तो वहां पे उसको सरकार से लाभ मिल गया। गुरु अगर हम ये मंगल, सही कह रहे हो आप बिल्कुल। ओके, मेरे बेटे की कुंडली में सेम है और वो दृष्टि पड़ रही है तो उसको गवर्नमेंट जॉब मिली है। ओ बढ़िया। गुरु अगर मंगल शुक्र को देखता है तो विवाह जीवन मधुर रहता है, या तो विवाह के चांसेस होते हैं। अगर गुरु मंगल शुक्र को देखे तो विवाह के चांसेस होते हैं और उनकी मैरिज लाइफ भी अच्छी होती है। गुरु अगर शनि को देखता है तो कैरियर जातक का मजबूत और उन्नति मिलती है, मतलब उसका कैरियर उसको सपोर्ट करता है। शनि क्या है, कर्म है। जॉब वगैरह जो भी देखते हैं ना उसमें हम शनि को भी इंक्लूड करते हैं, क्योंकि हम जॉब कर रहे हैं उसमें तो काम कर रहे हैं। तो वहां पे अगर गुरु शनि को देखेगा तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब गुरु अगर केतु को देखता है तो जातक दार्शनिक होता है, मतलब पूजा पाठ करने वाला होता है। यहाँ पे 8-12 में इस तरह की दृष्टि सबसे नेगेटिव हो जाती है। अगर 8-12 में अगर इन सब की दृष्टि पड़ रही, मतलब शनि की या गुरु की, तो वहां पे वो नेगेटिव असर भी देती है। ये टॉपिक आपको समझ में आया? ये कुछ सूत्र थे जो मैं आपको बताना चाहती थी। इसमें कोई डाउट, कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। आगे करें फिर। वक्रीय और मार्गी। वक्रीय का क्या मतलब होता है, उल्टा चलना। मार्गी का मतलब होता है सीधा चलना। सूर्य चंद्र कभी वक्रीय नहीं होते, हमेशा मार्गी होते हैं, और राहु केतु हमेशा वक्रीय होते हैं। वो हमेशा उल्टे चलते हैं और सूर्य चंद्र हमेशा सीधे चलते हैं। लेकिन बाकी प्लैनेट बुध शुक्र मंगल गुरु शनि ये वक्रीय और मार्गी दोनों होते हैं, ये उल्टे भी चलते हैं सीधे भी चलते हैं। अब एक बात ये मैं आपको क्लियर करना चाहूंगी, वक्रीय का मतलब उल्टा चलना तो होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो प्लैनेट रोटेट कर रहा है अपने ही डायरेक्शन पे, जैसे हम सीधे चल रहे हैं तो वो उल्टा चलने लग जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बस यहाँ पे स्पीड का फर्क आ जाता है। कई बार देखते हैं ना कि हम ट्रेन में बैठे हैं और ट्रेन तो चल रही है, लेकिन सामने वाले बंदे जो है, जो नीचे खड़े हैं, उनको ऐसे लगता है कि वो नहीं चल रही। कुछ इस तरह का इफेक्ट आता है अगर हम देखते हैं। या फिर साथ में कोई दूसरी ट्रेन होती है, वो चलती है तो हमें लगता है कि हमारी ट्रेन चल रही है। तो ये वक्रीय का एक सिम्टम्स है। इसका मैं एक वीडियो क्लिप भेज दूंगी, उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ये चीज समझना है बस कि बुध शुक्र मंगल गुरु शनि ये वक्री और मार्गी दोनों हो सकते हैं।
अब जैसे कोई ग्रह मान ले मेष राशि में चल रहा है तो वक्री हो जाता है और वो मीन राशि में चला जाता है, जबकि उसकी अगली राशि वृषभ की होती है। मीन राशि में ग्रह जाना ही वक्रीय कहलाता है, जो उल्टी दिशा में चलता है, फिर वापस वही मार्गी हो जाता है। तो फिर मेष राशि में आया, इसलिए इस ग्रह में भ्रमण गति बदल जाती है और एक ही राशि में अपना नियत समय से कम ज्यादा हो जाता है। तो उसका जो टाइम पीरियड है ना वो कम ज्यादा। कई बार आपको लगता होता है ना कि मेरे साथ ये चीज हो चुकी थी पहले, ऐसा लगता है कभी? हाँ सुषमा जी, कभी ऐसा लगता है? बताइए कि मैंने हाँ, पहले भी कहीं होता करा है। है। कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे ये तो पहले हो चुका है, ऐसा फीलिंग आती है, कभी कभी ऐसा कुछ होता है। आती है ना, तो उस समय कभी हमें कभी हमारे प्लैनेट जो होते हैं ना वो वक्रीय के कंडीशन में होते हैं, तो हमें ये चीज समझ में आती है, क्योंकि वो वापस से वही रिपीट हो जाता है। तो यहाँ पे हमें इस तरह की सिम्टम्स नजर आते हैं। एक पूछना था मैं हाँ जी। जैसे है कि अब एक नंबर राशि में है कोई ग्रह वक्री हो गया, तो वो 12वें नंबर का, अब कहीं कोई एक एग्जांपल लेते हैं, सूर्य पहले हाउस में है और अब वक्री हो रहा है, ओके। तो उसके इफेक्ट को अगर हमें जानना है तो वो जिस हाउस में है, एक नंबर में है, तो उसका इफेक्ट तो देगा ही। बिल्कुल। तो क्या 12वें का भी इफेक्ट देगा, वो 12th हाउस का भी थोड़ा इफेक्ट देगा? हाँ बिल्कुल, वक्री होगा तो वो 12वें का भी इफेक्ट देगा। ये केपी में क्लियर हो जाएगा। वो दोनों का हो। हाँ, केपी में आप देखते हो ना कि वक्री जब होता है वो प्लेनेट अगले हाउस का भी नंबर दे देता है साथ में। अब आपको ये चीज क्लियर होगी, जो हमने नक्षत्र पढ़े थे, नक्षत्र में हमने डिग्री पढ़ी थी, केपी में वो डिग्री आई कि नहीं आई? नहीं समझा ये चीज। अभी मैं समझाती, पहले मैं एक बार ये क्लियर करती हूँ, फिर मैं आपको वाला चार्ट दोबारा ओपन करती हूँ, लास्ट टाइम वाला। मैम एक और एक पूछना था, अभी ये शायद आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा थोड़ा। नहीं पूछिए। लेकिन अभी जो कोई एक ग्रह है, एग्जाम्पल वापस से सूर्य का ही करते हैं, ओके। वो अभी चाल में गोचर में ही जाते हैं इसमें, जैसे वो फर्स्ट हाउस में है, गोचर में चल रहा है, फिर उसी हाउस में वो रिटर्न रेट्रोगेट उल्टा में जा रहा है। अब ये चलना और फिर रेट्रोगेट जाना, इसके बीच में वो स्टेगनेंट हो जाता है एक बीच में थोड़ी देर के लिए, उसका इफेक्ट भी हो सकता है क्या? नहीं, मैं एक मिनट आपका क्वेश्चन समझी नहीं, मैं एक बार कुंडली ओपन करती हूँ, फिर मुझे समझाइए। इसमें कुंडली में नहीं पता चल पाएगा वो। अच्छा। उसका क्वेश्चन कहाँ है वो। मैं तो ये मैं मतलब ना आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन ये मैं कोई बात नहीं, बड़ा बहुत कृष्णा जी मंथन एक बार कर दोबारा हाँ, एक बार दोबारा ये बोलिए, क्वेश्चन एक बार। रिपीट करिए, एक बार रिपीट करिए। एक्चुअली क्या होता है ना कि जब कोई ग्रह चाल में होता है, अपनी चलन में होता है, पहले हाउस से सेकंड हाउस, जैसे चल रहा है वो चलायमान है, और फिर उसको रेट्रोगेट होना है। अब हम भी चलते चलते तो तुरंत ही बैक साइड में नहीं आएंगे, हम 2 सेकंड के लिए रुकेंगे और फिर बैक साइड आएंगे। एक्चुअली क्या होता है ना कि ये मैं नॉर्मली ऐसे देख रहा हूँ कि जो हमारी कुंडली होती है, जो बच्चे पैदा होते होंगे उनके जिसके भी वो वक्री वाली बात होती है, वहां पे ना उन बच्चों को ये नॉर्मली ऐसे हो जाता है कि वो उस चीज के लिए अगर वहाँ स्टेगनेंट हो जाते हैं, कभी ये डिग्री आती है, वो एफेमरीज जो आते हैं उसके अंदर पता चल जाते हैं कि वो स्टेगनेंट हो जाते हैं, वो ग्रह वहीं रुक जाते हैं और फिर बैक साइड में आते हैं। तो वो वहां पे ना वो उतनी मतलब वो समझ में आ रही थी कि वो स्टेगनेंट हो जाते हैं, तो दिमाग बुद्धि वो वहीं थोड़ी जड़ हाँ, मतलब वाली आप बात वो हो जाती कहना चाहते हैं कई बार बच्चे पैदा होते हैं तो 1 मिनट के लिए शांत हो जाते हैं, हाँ, फिर बैक आते ना फिर back रेट्रो में, आते या तो हाँ बिल्कुल ग्रह समझ या तो रेट्रो में चला जाए या तो चलन में आ जाए, लेकिन जहाँ रुक जाता है हम्म तो कभी कभी होता है ना कि रेट्रो के बोलते हैं कोई मेरे जीवन में तो बड़ी खराबी है, अच्छा हो ही नहीं रहा है। हो सकता है कि उसका कोई ग्रह वहां स्टेगनेंट हो गया हो, फिक्स हो गया हो। जी। उतना पावर से रिजल्ट नहीं देते वक्री जो होते हैं ना। वैसे भी जो जिस हाउस में जैसे सपोज सन है, तो जब वक्री हो जाता है ना तो उसके पीछे वाले का भी थोड़ा रिजल्ट देते हैं। पिछले वाले जो मैम बता रही हैं केपी के हिसाब से, वो वक्री हमेशा एक घर पीछे 12वें को भी नुकसान करता है। बिल्कुल। मतलब अपने घर से 12वां घर जो होता है ना, वक्री वाला हमेशा वो नुकसान करता ही, वो तो मैंने देखा है। 12th हाउस को और पहला हाउस से 12वां। जिस हाउस में बैठा होगा वहां से भी वो कुछ ना कुछ नेगेटिव लाता है। वो हाँ वक्री जी, ग्रह कहते हैं वैसे पूर्व जन्म का कुछ कर्ज होता है, यस वक्री का, हाँ जी। तो उस हाउस में वक्री मिलता है। जैसे मान लो 7th हाउस में है ना, तो समझ लो पूर्व जन्म में आपने कुछ अपने वाइफ के साथ किया होगा जो आपको इस जन्म में भोगना पड़ेगा, मतलब इस जन्म में आपको वो चीज मिलेगी, या तो आपको फिर उसकी सेवा करनी पड़ेगी, या
ये रेमेडी होती है बेसिकली। मेन कार्मिक बंधन बोलते हैं। हाँ, जो वक्री होते हैं ना, कार्मिक रिलेशन होता है उस पर्टिकुलर हाउस से। ये वक्री का मतलब मेन ये देखा गया है। जी क्लियर हुआ कृष्णा जी थोड़ा? मतलब ये है कि माइंड में सोया हुआ जो है वो जगता है, एक तरह से वक्री होता है तो। हाँ हाँ, ये तो है। नहीं, मुझे बस वही जानना था कि पहला जिस हाउस में बैक साइड का भी वो देगा ना इफेक्ट, जी बिल्कुल वो था देगा। वो मतलब पहले घर में है उसको तो इफ खराब करेगा ही, या अच्छा होगा तो अच्छा करेगा। तो रेट्रोगेट होगा तो बैक साइड का भी अच्छा इफेक्ट करेगा या खराब इफेक्ट, मतलब उसको भी लेकर आएगा, दोनों घर के प्रभाव को देगा। बिल्कुल डिपेंड वैसे करता है। स्लो रिजल्ट्स होते हैं इसके, वक्री के फास्ट नहीं होते रिजल्ट्स, स्लो ही होते हैं। ठीक है। इसमें तो मैम वक्री में तो हम फिर ये राहु केतु बुध यही प्लैनेट्स को हम मानेंगे ना फिर। नहीं, राहु केतु राहु को हम केतु नहीं तो मानते क्योंकि वो तो ऑलवेज ही वक्री होते हैं। अभी हाँ मैंने पढ़ाया था ना। हाँ हम सिर्फ इसमें बुध शुक्र चंद्र। मंगल गुरु शनि को देते हैं। अच्छा हाँ शनि सूर्य को भी वक्री नहीं लेते कभी भी। हमेशा बुध शुक्र मंगल गुरु शनि ही वक्री होते हैं। ठीक है हाँ। ठीक है। अब जब ये आप कुंडली देखोगे ना तो उसमें देखना किस हाउस में वो वक्रीय हो रहा है और उस हाउस से रिलेटेड उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या कोई प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं आ रही, ये चीज स्टडी करना। तो उससे मतलब पीछे 12वां हाउस भी देखेंगे ना? 12वां हाउस भी देख सकते हो और जहाँ पे वो वक्री जिस हाउस में बैठा है ना उस वक्री हाउस में बैठा है। उसमें भी देखना है। ठीक। अब यहाँ पे सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शनि इन सब के बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ, तो ये तो आप पढ़ लीजिएगा कि इससे रिलेटेड क्या क्या है। जैसे सूर्य गवर्नमेंट से रिलेटेड है, चंद्र सेमी गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कह सकते हैं, मंगल अधिकारी आईएएस वर्क इन सब के अंदर आ जाता है, बुध शिक्षा के वर्ग में आ जाता है, स्वयं काम व्यापार बुद्धि के से रिलेटेड होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट क्योंकि जिसका बुध अच्छा होता है उसका मैथ्स बहुत अच्छा होता है। जिसकी कुंडली में बुध अच्छा होता है ना वो कहीं ना कहीं मैथ्स वाली फील्ड को पकड़ते हैं, कैलकुलेशन वाली फील्ड की तरफ ज्यादा जाते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं इस तरह से, या मैथ्स के टीचर बन सकते हैं, इस तरह से जाते हैं। गुरु जो होता है वो मंत्री उच्च पद देता है और विधायक संसद उच्च वर्गीय लोगों जैसे लंबा व्यापार ये सारा मैम ये इससे लगन रिलेटेड के है। हिसाब से बता रहे हो कि जिसका लगन में बुध है या नहीं स्ट्रोंग नहीं नहीं होगा नहीं बुध? नहीं नहीं, ये नॉर्मल बेसिक बता रही हूँ कि अगर कुंडली में ये अच्छा हुआ तो ये इस तरह स्ट्रोंग के होगा तो रिजल्ट। मतलब, अच्छा अच्छा मतलब वही स्ट्रोंग होगा यदि। हाँ ओके स्ट्रॉन्ग यस सॉरी ठीक है ठीक है बिल्कुल। ओके। तो इससे रिलेटेड इसको बेनिफिट मिल सकते हैं, सेम एज इट इज ये हो गया। ओके अच्छा मैम एक चीज, अगर बुध लगन में ही हो तो? बुध लगन में हो लगन में तो मतलब फर्स्ट में ही बैठा हो, लगन में हो सॉरी, तो वो तो वहां पे वैसे भी अच्छा रिजल्ट देता है। हाँ अच्छा रिजल्ट देता है, बुद्धिमान होगा इंटेलिजेंट होगा, लेकिन बुध लगन में है और वो कैसा है देखो, हम किसी भी प्लेनेट को लेके नहीं चल सकते कि अगर बुध लगन में हो तो ये सब होगा, कहीं ना कहीं बुध अगर खराब हो रहा होगा तब क्या होगा, तब रिजल्ट नेगेटिव आ जाएगा ना। इसीलिए कभी भी एक प्लेनेट को लेके हम रिजल्ट नहीं दे सकते हैं, हमें कुंडली पूरी जज करनी पड़ती है इसके लिए। तो मैम यदि लगन में आपका बुध बैठा है तो जो वो हाउस है वो तो मंगल का हाउस है, तो फिर रिजल्ट कहाँ अच्छा मिलेगा उसको? अब ये आगे लाल किताब करिएगा। तो क्वेश्चन मेरा सही है ना वैसे मैम? बिल्कुल सही है सुषमा जी, याद नहीं, आया वैदिक हाँ याद आ गया। लेकिन वैदिक के हिसाब से ना बुध को वहां पे बल प्राप्त होता है फर्स्ट हाउस में। हाँ उसका वैदिक क्या रूल है कि जुपिटर और बुध लगन पे हो तो उनको मतलब उनको स्ट्रेंथ अच्छा रहती है, मिलती वहां है पे ज्यादा स्ट्रेंथ मिलती है। बिल्कुल। ठीक। तो वैसे मैम लगन में अगर है तो वो तो बुध तो वहां वैसे ही नेक रिजल्ट देता है ना, हाँ नेक ही माना रिजल्ट जाता देता है, है। लेकिन नेक ही वही माना है जाता कि है। बुध हाँ के साथ कोई एंटी प्लैनेट नहीं होना चाहिए। अगर राहु आ गया ना हाँ तो बुद्धि फिर दिक्कत भ्रष्ट हो है। जाए। ब्रेस्ट है। और केतु आ गया तो मैम केतु केतु से भी देखो मंगल बद तो लग ही जाता है, अच्छा केतु ने भी फर्स्ट अपना हाउस में। इफेक्ट तो देना ही है, लेकिन केतु कहीं ना कहीं सूर्य को अच्छा करता है। अगर लगन में केतु आ जाए ना तो सूर्य हम्म का रिजल्ट फिर भी अच्छा हो जाता है। तो सूर्य फिर चाहे कहीं पे भी बैठा हो, नेगेटिव में भी हो तब भी? बिल्कुल जहां पे भी बैठा हो, अगर केतु लगन में है तो सूर्य उच्च का हो जाता है, लाल किताब का रूल।
और राहु के साथ फर्स्ट पे हो कुछ तो और सूर्य खराब प्लैनेट कर आ जाए तो देगा। फिर वो तो खराब हो जाएगा ना। केतु के राहु साथ आगे तो अगर खराब कोई कर कुछ और देगा ना। प्लैनेट आ जाए, मंगल आ जाए या केतु के साथ देखो, हाँ सूर्य अच्छा हो गया, लेकिन मंगल के साथ आने पे केतु ने मंगल बद बना दिया। लेकिन मंगल बुध बना दे, हाँ। हम ये कह सकते हैं कि उसके साथ कभी खुशी होती होगी, तो खुशी के साथ साथ कुछ ना कुछ गम भी जरूर आता है। ये नहीं है कि उसके साथ खुशी कभी नहीं आएगी, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी आ जाएगी साथ में। लेकिन वो स्पिरिचुअली भी इंक्लाइंड होगा, स्पिरिचुअली भी उसका अध्यात्म में भी ध्यान होगा उसका ना, केतु और मंगल का इकट्ठा अगर योग हो तो, जी बिल्कुल, है ना। नेचुरल है, उसने डिटैचमेंट कर दिया ना। हाँ जी, हाँ जी। संसारिक मोह माया छोड़ देगा वो, उसकी तरफ से वो अलग हम्म। होगा। तो वो नेगेटिव में भी तो जा सकता है ना। अब नहीं, वो नेगेटिव में जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव में जाएगा, हम यहाँ पे नेगेटिव कोऑर्डिनेट डिस्कस करेंगे इसके बाद, है ना। फिर हम कोऑर्डिनेट करेंगे केपी में, वो अब केपी में बताएंगे कि वो ठीक। नेगेटिव है या ठीक है। पॉजिटिव है। ये वाला कृष्णा जी, मैं ये वाला चार्ट बोल रही थी। पवन जी, जी। यस मैम। आप कुछ बोल नहीं रहे, समझ में आ रहा है? मैम मैं रास्ते में हूँ ना, इसलिए नहीं बोल रहा। ओके, वैसे क्लियर हो रहा है पॉइंट? हाँ जी मैम। ठीक है। अच्छा, ये वाला चार्ट आपने कहा था मेरे को एक बार समझाने के लिए, तो मैं एक बार फिर से इस चार्ट को क्लियर कर देती हूँ। वैसे तो देखो, इसका जो चार्ट होता है ना, वो सबलॉट सब सबलॉट डिग्री वाइज का एक बेसिक चार्ट होता है, जो पंचांग के पीछे भी आता है। अगर आप कभी पंचांग वगैरह की बुक लोगे ना, तो उसके पीछे डिग्री वाइज सारे आ जाता है। वो बाय डिफॉल्ट मतलब हमारा रूटीन में ही आता है, वो उसमें फिक्स्ड है, वो कुछ उसमें हम अलग नहीं कर सकते। वो जो डिग्री फिक्स है वो फिक्स ही है। लेकिन यहाँ पे जैसे अब ये चार्ट दिया हुआ, ये एक शॉर्ट फॉर्म में समझाने की कोशिश की है, क्योंकि वो पूरा चार्ट याद करना ना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन इस चार्ट को याद करना बहुत इजी है। इसको आप बहुत इजीली तरीके से याद कर सकते हैं। मेष, सिंह, धनु, वृषभ, कन्या, मकर, मिथुन, तुला, कुंभ, कन्या, वृश्चिक, मीन। यानी कि देखिए, अगर नंबर के अकॉर्डिंगली जाती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। याद हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये याद हो गया। मकर में क्या होना है? सूर्य जब भी मकर संक्रांति आती है तो मकर राशि में प्रवेश करता है जनवरी में, यानी कि जनवरी से हम शुरू करेंगे, क्योंकि साल का पहला जो मंथ है वो जनवरी है। तो जनवरी के बाद क्या आ गया? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, देन अगेन जनवरी। अब डिग्री, यहाँ पे आपको ये चीज थोड़ा सा याद करना पड़ेगा कि यहाँ पे फर्स्ट लेवल पे केतु है, शुक्र, सूर्य, केतु, शुक्र, सूर्य, शुक्र, चंद्र, मंगल, मंगल, राहु, गुरु, गुरु, शनि, बुध। अगर इसको आप याद कर सकते हैं तो बहुत इजी है, इतना मुश्किल नहीं है मेरे ख्याल से। सुषमा जी, अभी चार्ट बड़ा करके दिखा दीजिए, तो बहुत छोटा दिख रहा है। अच्छा, छोटा दिख रहा है, एक सेकेंड। अब ठीक है? अब ठीक है। ओके जी। सुषमा जी, अब ये थोड़ा सा इजी लग रहा है ना आपको याद करने में? हाँ मैम, ये ठीक है। ठीक है ना। तो ये जो केतु है, ये इनके कौन है? नक्षत्र के स्वामी। जो अभी हमने पढ़ा था ना कि अश्विनी, भरणी, कृतिका, इनका जो स्वामी है वो केतु है। तो इसी तरह से यहाँ पे सिर्फ हमने इनके स्वामी को ले लिया है, केतु, मैम शुक्र, केतु केतु कहाँ है इसमें? केतु नजर नहीं आ रहा। ये ना मेष के नीचे देखो, मेष के, में अच्छा, सबसे पहले हाँ मेष केतु आ गया, ठीक है ठीक। केतु, शुक्र, सूर्य। देन वृषभ में सूर्य, चंद्र, मंगल, यानी कि पहला नक्षत्र। मेष में जो फर्स्ट हाउस है उसे, उसमें 3 नक्षत्र आते हैं। 3 नक्षत्र कौन से आते हैं? केतु, शुक्र, सूर्य के। सीधे स्वामी वाला हिसाब हो गया। मैं एक बार ड्रॉ करके बताती हूँ, एक सेकेंड। इसके बाद एक चार्ट और दूंगी सब लॉर्ड वाला, वो मैं केपी में समझाऊंगी। कृष्णा जी, आप बिल्कुल सही जा रहे थे उस समय, जो कहा था ना आपने मुझे, क्या मैम? सब लॉर्ड, सब लॉर्ड, हाँ वो भी डिग्री में ही आएंगे,
बिल्कुल वो डिग्री में ही आएंगे। अब हमने जो ये डिग्री वाइज कर रहे थे, अगर हम केपी में जाते हैं तो देखते हैं ना कि सबलॉट दे दिया है, नक्षत्र दे दिया है, प्लैनेट दे दिया है। सबलॉट और नक्षत्र ये दोनों डिग्री से ही तो आए हैं, यानी कि कुंडली का पूरा जो ब्लूप्रिंट कह सकते हैं हम, सारे कोऑर्डिनेट में आ गए ना। हाँ डिग्री डिग्री के भी प्लैनेट आ गए और सबलॉट में भी आ गए, यानी कि डिग्री भी वहां पे कोऑर्डिनेट में यूज हो चुकी है। हाँ, मुझे वो लग भी रहा था वैसे। बिल्कुल। तो इसलिए हमें जो स्पेशल हम अलग से डिग्री देखते हैं ना कि इसकी डिग्री इतनी है, वंदना जी की बात बताऊंगी जैसे वो डिग्री देखती हैं, तो वो हमें देखने की इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हमें प्लैनेट सबलॉट नक्षत्र लॉर्ड में जो दे रहे हैं ना वो डिग्री वाइज ही दे रहे हैं रिजल्ट। अब क्लियर हुआ? अब तो कोई डाउट नहीं है ना इसमें? जी। वैदिक में हम थोड़ा सा ये कंसीडर कर लेते हैं डिग्री का, लेकिन अगर केपी में जा रहे हैं ना तो हम डिग्री नहीं लेते हैं, बिल्कुल भी डिग्री को हम कंसीडर करते ही नहीं है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी डिग्री इन्वॉल्व हो जाती है। मैम जैसे आपने केतु का बताया, तो केतु में 0 से 13.20 और फिर उसमें शुक्र में चले गए, शुक्र आ गया 320 से 26 और बिल्कुल सूर्य आ गया 26-30। बिल्कुल। ये देखिए मेरी ड्राइंग थोड़ी सी गंदी है, समझ लीजिएगा बस। नहीं समझ आ रही हूँ। तो इसका कहने का क्या मतलब, जैसे कि केतु शुरू हुआ है। हम्म। अगर मेष राशि में हाँ ये डिग्री आ रही है 0 से लेके 13 डिग्री तक, 20 डिग्री तक, जी। तो अच्छा। उसका जो नक्षत्र है वो केतु बनेगा। मेष राशि में कोई भी अच्छा। प्लैनेट बैठा है, कोई भी प्लैनेट, मान लीजिए हम्म, शुक्र बैठा है, सूर्य बैठा है, समझ लीजिए 1 मिनट के लिए समझ लीजिए सूर्य बैठा है मेष राशि में, अच्छा। और ये दे हम्म, रहा है 13 डिग्री से 20 से थोड़ा सा ऊपर, इन दोनों के बीच का कोई भी डिग्री दे रहा है, तो हम्म। उसका जो नक्षत्र बनेगा वो शुक्र बन जाएगा। अच्छा। आपने फर्स्ट क्लास नहीं अटेंड करी थी क्या? फर्स्ट क्लास में मैंने हाँ, समझाया था ना सुषमा जी ये कॉन्सेप्ट। फर्स्ट ये वाला नहीं किया है। लेकिन उतना अच्छे से नहीं आया था समझ में। अच्छा, अब आया? हाँ, हम्म। क्योंकि वो ना आपने जैसे इसमें जो दिया था ना उसी में बता दिया था, तो उतना समझ में आया नहीं था डिग्री ना देखना। हम्म। अब यहाँ पे देखो सूर्य है धनु राशि में, कुंडली में आप देखेंगे धनु राशि है, धनु राशि में कोई भी प्लैनेट बैठा हो, मंगल बैठ गया, अगर मंगल 26 से 30 डिग्री का कुछ भी दे रहा हो नंबर, इसके बीच इन बिटवीन दे रहा है कोई भी, तो उसका नक्षत्र कौन बन जाएगा? सूर्य। आया समझ में? अब आपका टेस्ट लेते हैं। मैम इट मीन्स मेष सिंह और धनु तीनों के लिए सेम कॉमन है ये, जी केतु शुक्र सूर्य। बिल्कुल, मेष में केतु भी आएगा, और शुक्र भी ऐसे आएगा, ऐसे सूर्य भी, बिल्कुल। ये तीनों के लिए कॉमन है, मेष के लिए, सिंह के लिए, धनु के लिए। जी बिल्कुल, ये चार्ट आपको फॉलो करना है। और ऐसे नीचे भी सेम फॉलो होगा। बिल्कुल सेम एज इट इज यही फॉलो होगा। अब इसको आप एक बार अपने, अच्छा आप तो अभी बाहर है ना, मैं, अच्छा मेरे को एक चीज बताइएगा, ये गूगल मीट में 2 स्क्रीन शेयर हो सकती है एक साथ? नहीं हो सकती ना, पॉसिबिलिटी नहीं है ना? सोनी जी आपको पता है कुछ इस बारे में आइडिया है? नहीं, मुझे नहीं मालूम। ओके। मैं चाहती थी ये दोनों स्क्रीन मैम एक एक साथ साथ नहीं होगी, वो बार बार 1 बाय 1 करना पड़ेगा, एक साथ नहीं होगी। वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा मेरे लिए भी। मैं कुंडली हम्म। ओपन कर रही हूँ, कुंडली शेयर कर रही हूँ, तो आप ये वाला चार्ट तो मैं पर्सनली ग्रुप में डाल देती हूँ। हाँ, वो ज्यादा बेटर है। एक सेकेंड, मैं पहले से ग्रुप में डाल देती हूँ।
एक सेकेंड। जी, मैंने अब इसे ग्रुप में डाल दिया है। अब आप चाहे तो मोबाइल में ओपन कर सकते हैं इसको और इसी को स्टडी करना है। अब आप मुझे बताएंगे, मैं आपसे पूछूंगी, आपने सिर्फ बताना है, ठीक है ना। कुछ देर के लिए ये जो कोऑर्डिनेट है ना, इसको मत देखिएगा बिल्कुल भी। नीचे वाला पोर्शन है उसको मैं हाइड नहीं कर पाऊंगी, लेकिन आपने उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है बिल्कुल भी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, गुरु बैठा है लगन में, कितने डिग्री पे बैठा हुआ है? 23.47 25 कौन सी राशि में है? मेष धनु में। एक सेकेंड जी, जी धनु राशि में है। अब यहाँ पे आप चार्ट में देख लीजिए, जो मैंने आपको चार्ट मोबाइल में भेजा था। धनु राशि में ये डिग्री कहाँ पे आ रही है? 23 डिग्री 47 कलर, ये कहाँ पे आ रही है धनु राशि पे? देखिए, सूर्य ध्यान से देखिए, एक बार फिर से देखिए। मैम 26.40 से 30 में आ रही है ना। गुरु की डिग्री कितनी है? 23 है, तो 26 तो बाद में हो गया ना, हाँ 23 अच्छा। तो पहले आ गया। तो फिर ये तो शुक्र में हो गई। शुक्र की, शुक्र हो गया। शुक्र शुक्र। तो गुरु का नक्षत्र क्या बना? शुक्र हो गया। शुक्र। अब यहाँ पे नीचे कोऑर्डिनेट पे देखोगे ना, तो आपको शुक्र नजर आ जाएगा, लिखा हुआ है ना शुक्र। ये नक्षत्र है, फर्स्ट लेवल प्लैनेट है, सेकंड नक्षत्र है, थर्ड सबलॉर्ड है। सबलॉर्ड के बारे में मैं बाद में समझाऊंगी, अभी से मैं प्लैनेट नक्षत्र तक समझा रही हूँ। मैम एक बार दोबारा बताना। ओके, शनि कितने डिग्री का है? 8.17। कौन सी राशि में बैठा है? ये गुरु की राशि में। गुरु की राशि में। गुरु की राशि में। हाँ। अब गुरु की कौन सी राशि है? धनु की या धनु ने ये मीन और मीन। हाँ, ये बताना है मीन, ठीक है ना। अब मीन राशि में आप देखो चार्ट में कि ये किस डिग्री पे आ रहा है। मीन राशि, एक सेकंड। मीन राशि में 3 नक्षत्र कौन कौन से आते हैं? गुरु, शनि और बुध के आते हैं। हाँ, गुरु शनि बुध के। में ये कौन सी डिग्री इसके साथ मैच करती है? 8 डिग्री 17 कहाँ पे आ रहा है? 8, ये शनि का। शनि, तो इसका नक्षत्र क्या बन गया? शनि। शनि, समझ में आया? हाँ, आ गया। राहु कौन सी डिग्री पे? राहु 29.36 पे। 29.3। हाँ। और कौन सी राशि में बैठा है? 6 इसका शुक्र का, कन्या। सॉरी कन्या राशि में। हाँ, अब कन्या राशि में। कन्या के अकॉर्डिंगली देख लो क्या नक्षत्र बनेगा इसका। कन्या, एक सेकंड। कन्या, चंद्रमा। चंद्र बन गया। चंद्र। जी बिल्कुल, ठीक। क्लियर हुआ? हाँ, हो गया। नक्षत्र बनाना समझ में आ गया? थैंक यू सो मच। कैसा लगा सोनिया जी? बहुत बढ़िया। पता है आपने पिछली बार ना उसमें हमें बताया था, ये इस तरह से चार्ट पे नहीं बताया था, इसलिए शायद नहीं समझ आया होगा पूरी तरीके से। जी, हो सकता है। अब समझ आया। अब क्लियर हो गया ना। और ये बहुत ही शॉर्ट मेथड से समझा हाँ, दिया। नहीं ये बहुत ही इजी है ये तो। बहुत इजी है। easy है। नहीं तो इसके लिए वैसे लंबा कॉन्सेप्ट भी आता है, लेकिन वो पता उसमें दिमाग घूम जाता है। नहीं, ये तो बहुत ही इजी है। बहुत इजी, बस ये एक चार्ट होना चाहिए। अब इसी की तरह से एक और चार्ट होगा सबलॉट का, तो उससे सबलॉट कैसे निकालते हैं वो बताऊंगी। यहाँ तक किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो तो आप पूछ लीजिए मुझसे। मैम अब थोड़ा क्लियर हुआ, अभी तक तो भूल भुलैया था ये।
बेसिक मैंने आज कंप्लीट करा दिया है। आज से हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुका है। तो बेसिक का आप रिवीजन जरूर करिएगा, एक बार पढ़िएगा। एक कुंडली मैं दूंगी ग्रुप में, उसमें आपने जो भी मैं क्वेश्चन पूछूंगी उसके आपको जवाब देने हैं। उसका आप मुझे पर्सनली दीजिएगा, ग्रुप में मत डालिएगा। मैं भी देखूंगी कौन कौन जवाब देता है ठीक सही। है मैम, ट्राई करते। मैं यही पढ़ रही थी इससे क्लास से पहले जो आप अब पढ़ा रही बिल्कुल, थी। प्रैक्टिस करेंगे ना तो और अच्छे से आ जाएगा। अब किसी का कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। सोनिया जी कुंडली लगानी है कोई? यही लगा दो, मेरी यही वाली मैं अपनी दे दूं? नहीं, आप अभी अपनी मत दो। अच्छा ठीक है, कोई और क्वेश्चन कोई भी तो लगा, कोई भी लगा दो, कोई भी जो आपको अच्छी लगे वही लगा दो। नहीं नहीं, बोल दो, आप अपनी बोल दो, मैं लगाती हूँ। नहीं, यही वाली लगा दो जो आपने भेजी है ना, अभी कुंडली चेक करिए, इसी को कर लो अच्छा अच्छा, अभी। हाँ, अभी जो डाला है ना उसी को कर लेते हैं। ठीक है। हम्म, अब यहाँ पे हमने कुंडली, जैसे कि हम कुंडली देखते हैं, पहला हाउस लगन है। कुंडली को जब भी आप देखना शुरू करें ना तो फर्स्ट हाउस से देखना शुरू करिएगा। ये नहीं कि सीधे 8 में पहुंच जाओ, 6 में पहुंच जाओ, 7 में पहुंच जाओ, नहीं, फर्स्ट हाउस से शुरुआत में आपने देखिए एक एक स्टेप करके बढ़ेंगे ना तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट हाउस में कौन सी राशि बैठी है? गुरु की राशि बैठी है। गुरु कैसा है इसका? गुरु अपने ही राशि में बैठा है, लगन में बैठा हुआ है। ये कुंडली किसकी है? अच्छा ओके। ये वैसे बहुत ही इंटेलिजेंट होगा सोनिया जी, जी 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 बिल्कुल। इंटेलिजेंट होगा जी। गुरु लगन में ही लेके बैठा हुआ है तो बहुत अच्छा है। इससे कहिएगा डिग्री तो ले रहा है ना ये वैसे बेसिकली? डिग्री हाँ तो जी, हाँ जी, बिल्कुल ले बस, बढ़िया। फिर तो यहाँ पे गुरु कैसा है ये देखना है। सेकंड हाउस क्या होता है? हमारा फैमिली, या हम कह सकते हैं कि पैसों से रिलेटेड हमारा संचित धन, वो कैसा होगा? हमने क्या करना है, यहाँ के लॉर्ड को पकड़ना है सबसे पहले। 10th हाउस, 10th राशि, 10वीं राशि किसकी होती है? शनि की होती है। शनि कैसा है? शनि यहाँ पे 4th हाउस में बैठा है केतु के साथ, अपने फ्रेंड के साथ ही बैठा है। कौन सी उसमें बैठा हुआ है? गुरु के उसमें बैठा है, तो बराबर का है। शनि इतना भी बुरा नहीं है इसका, ठीक है। यस। तो पैसों के मामले में भी ये अच्छा है, ऐसा नहीं है कि खराब है। सोनिया जी बताते जाइएगा, गाइड हाँ करते जी, जाइएगा। हाँ जी, हाँ, अभी तो छोटा है, मतलब अभी हाँ ठीक है, बट बढ़िया पैसा, ठीक है। फैमिली में पैसा है, अगर मैं ये कहूंगी यस तो, यस, हाँ जी जी क्योंकि यहाँ से हम अच्छा मैम, फैमिली ये भी। अपने सॉरी हाँ हाँ, जानना था, बोलिए। ये अपने ये जो बंदा होगा बच्चे का, ये पहला है क्या, मतलब फर्स्ट है क्या? हाँ जी, फर्स्ट चाइल्ड है। जी, अब ये कैसे जज किया ये भी बता दीजिए। फर्स्ट में इसका घर में बड़ा होगा ऐसे ना, बड़ा होगा है ना? ना कृष्णा जी? हाँ बिल्कुल, वो जो लाल किताब वाले बात है हाँ हाँ हाँ। वो इसमें ये लागू कैसे होती पता लगा ये भी बता दीजिए। बता दीजिए कृष्णा जी। है। मैम आप ही बताइए, आप ही से नहीं सीख नहीं, रहे हैं। अब आप ही बताएंगे। अब तो आप नहीं, ही ये जो बताएंगे। गुरु फर्स्ट में है ना, और मेरे ख्याल से जब ये बड़ा होगा ना तो ये इसकी डिग्री के हिसाब से लग रहा है कि ये हो सकता है कि नॉलेजेबल तो होगा, नॉलेजेबल इसकी वजह से भी हो जाएगा कि बुढ़ा, मतलब कि गुरु यहाँ बड़ा हो गया ना, बड़ी बड़ी यहाँ बुजुर्ग वाली बातें करेगा ये। अच्छा बचपन में ही बुजुर्ग वाली बात करेगा, एकदम समझा समझा के रखेगा, कोई इसके अच्छा, आगे नहीं जाएगा। इसकी अच्छा इसकी बातें ना जो भी होगी ना, अगर मानोगे ना तो बेनिफिट ही मिलेगा, नुकसान नहीं होगा। जी अच्छा। जी जी। ये गुरु लगन वाले की खूबी है, हम्म, वो ज्ञान बांटता रहता है। अगर उसके मतलब उसके पूछेंगे भी नहीं ना तो भी आके दे देगा। बिन मांगे ज्ञान मिलेगा। बिन मांगे ज्ञान देगा। हम्म, अब आता है तीसरा भाव। तीसरा भाव किसका होता है? भाई बहनों का, छोटे भाई बहन, छोटे भाई छोटे बहनों भाई का। बहनों का हो गया, माँ, हिम्मत इन का माँ हो का तो गया। फोर्थ है। उसका भी स्वामी कौन है? शनि है। शनि 4th हाउस में है केतु के साथ, तो भाई बहनों से भी इसकी ठीक बनती है अगर है तो।
जी जी। अब आते हैं 4th 12 गुरु। गुरु खुद लगन में जाके बैठ गया है, तो देखो उसने अपने 4th हाउस को तो देखना ही देखना है, हम्म। यानी कि और गुरु के शनि भी पास। देख रहा है, शनि भी 10वीं दृष्टि दे रहा है उस पे, गुरु पे। बिल्कुल। हम्म, अब आते हैं 5th हाउस पे। 5th हाउस पे मंगल और सूर्य है, जो कि मंगल की स्वराशि में बैठा है, यानी कि 5th हाउस भी इसका ठीक है अभी। अच्छा मैम एक मिनट, हम्म, ऐसे भी हम इसके ऐसे भी दृष्टि होती है। अच्छा शनि की, हाँ ठीक है, शनि की शनि की दृष्टि, हाँ 10वीं दृष्टि हाँ लगती हाँ है ना ठीक है इसकी। मैम, हाँ हाँ सॉरी मैं भूल गई थी। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर ना शनि की जो दृष्टि आ रही है ना, तो इसमें एक मैं ये कहूंगी कि ये थोड़ा सा जज करता होगा चीजों को, कि ठीक है कि जजमेंटल है। जजमेंटल होगा। कोई भी चीज चॉइस करने लगे ना तो हाँ। इतनी इजीली नहीं करेगा, पहले जज करेगा कि ठीक है नहीं, पूरा अपना हम्म ज्ञान व्यान सब लगा के जज करके फिर ही वो करेगा। सोनिया जी ऐसा हम्म। मैं नेचर है। बिल्कुल 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 ऐसा ही। मैम मैम एक ये शनि तो 4 नंबर हाउस में बैठा है, तो इसकी तो दूसरी दृष्टि हुई ना 4 से 5 में। नहीं, मैंने दृष्टि नहीं बताई थी, याद नहीं। करो। 3 7 और 3 7 10। 10। अच्छा 10 अ, नंबर। जी। अब शनि की दृष्टि मैम लगन में पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं इसके कामों में थोड़ी बहुत डिले भी आ जाती है। डिले भी आता है, यस। मैम एक हेलो। हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ जी। एक एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट पता चला है मुझे, थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ आपसे। बिल्कुल। वो देखिएगा कि ऐसे लागू होता है क्या शनि के लिए। ये है जी। शनि की जैसे 3 7 और 10 ये दृष्टियां होती हैं, तो इनकी जो दृष्टियों के प्रभाव हैं ना, वो 3 तरीके के मैंने सुने हैं अभी। जैसे। जी। उसमें ऐसे बोलते हैं कि जो तीसरा प्रभाव होता है वो विरक्त करता है थोड़ा, हम्म। 7वां प्रभाव है वो ठीक रहता है, हम्म। और जो 10वां प्रभाव रहता है वो नष्ट करता है। ओके। मतलब ये शब्द हैं ऐसे, विरक्त करने का, छोड़ देने का। 7वां प्रभाव ये भी विरक्तता है, लेकिन तब भी ठीक है क्योंकि उसका उच्च वाला भाव हो जाता है। हम्म। और 10वां जो है वो उसका नाश वाला भाव है, मतलब उसको नष्ट करने वाला भाव है। अभी देखिए यहाँ पे कहने का मतलब ये था कि ये जो चौथे में अगर शनि बैठा है, तो हो सकता है कि इस बंदे का प्रॉपर्टी अच्छा हो, क्योंकि ये इसका 7वां नंबर का ना, ये बिजनेस बढ़ा देगा उसका उसका वैसे भी यहाँ दिखा रहा है वो नारायण भाव में, वो उसमें बैठा है 3rd हाउस में, बोला मतलब तीसरे। पराक्रम बढ़ाएगा इसका आगे चल के, उससे वो कमाएगा, बिजनेस करेगा और बढ़ेगा। लेकिन ये खुद के लिए शायद कुछ नहीं करेगा, क्योंकि स्वयं को देख रहा है ना। जैसे आपने कहा ना कि ये हो सकता है कि इसका जो ये जिसको सुनाएगा वो बढ़ जाएगा, लेकिन ये खुद के लिए ना एकदम विरक्त रहेगा, मतलब भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसे हो जाएगा ये। तो 10वां जो दृष्टि जाता है, अभी देखिएगा, मुझे पता नहीं ये चीज लागू कैसे कैसे होगा, सोनिया जी ये अब आप अपनी अपनी बताइए, कुंडलियों कुछ में लागू हो देखें। रहा है इसमें से तो जरूर अभी बताइए। तो अभी तो अभी तो बच्चा छोटा होगा, लेकिन 25 जैसे 25 ओके। हम लोग जो है ऐसे हम अपनी अपनी कुंडली में देखें, हमारा 3 7 और 10, 10वीं दृष्टि जिस भाव पे जाती होगी, क्या उस भाव से रिलेटेड हमें क्या तकलीफ होती है? 10वें भाव के ऐसा भी हो सकता है कि काम मतलब ज्यादा उसका वर्कहोलिक भी बनाता है उसको, क्योंकि हाँ जब बिल्कुल 10वीं बनाता होगा, दृष्टि जैसे देखो ना, 10वीं हाँ दृष्टि वर्कहोलिक, वर्कोलिक हो यस। गई। हाँ हाँ बिल्कुल। जी हाँ जी। और थर्ड दृष्टि होती है कि आपने जो पहले बोला ना, विरक्त विरक्त करता है, लेकिन हाँ वो कहीं ना कहीं एफर्ट बहुत करवाता है। तीसरी दृष्टि हमारी एफर्ट की होती है, और 7वीं बिल्कुल। दृष्टि कहीं ना कहीं हमारे को बिजनेस प्रोस्पेक्ट से हमें बढ़ाता है। तो वो स्पाउस के रिगार्डिंग भी अच्छा होगा। और जो हमारी 7वीं दृष्टि है वो बिजनेस के पर्पस से है, क्योंकि 7वां हर हाउस से 7वां मतलब हम उससे देखते हैं ना, पहले से 7वां जी। बिजनेस भी हम देखते हैं, तो बिजनेस को भी अच्छा वो कर सकता है, हाँ लेकिन बिल्कुल, वो उच्च उसमें वाली डिले। दृष्टि हो जाती है। हाँ हाँ जी, और डिले भी करता है, लेकिन साथ में ये भी हाँ है, डिले भी है। बिल्कुल, एक्चुअली और शनि मतलब शनि, डिले हो ही गया, नहीं नहीं, शनि उसका की तो जो 10वीं स्वभाव है। दृष्टि, जो शनि की 10वीं दृष्टि लगन पे लगा के वो बच्चे को स्लो कर रहा है, डिले करता है, आलसी बना रहा है उसको, जी बिल्कुल। है ना। वो डिले करता है थोड़ा सा, अच्छी तो होती है, मतलब वर्कहोलिक बनाता है, लेकिन साथ साथ में चीजें भी डिले करता है वो, ये भी जी। हो सकता है। तो मैम इसकी 7वीं दृष्टि तो यहाँ पड़ रही, राहु 8वीं दृष्टि में। हाँ, तो काम में उसको थोड़ा सा डिले दिखाएगा। अच्छा देखो, एक बात है, अपना वो सिग्निफिकेशन तो अपना काम तो करेगा, लेकिन चीजों में डिले भी दिखाता है। शनि की अपनी सिग्निफिकेशन डिले की है ना, तो वो वो अपना जरूर तो देगा। प्रभाव छोड़ेगा। बिल्कुल।
उसके जो कारक तत्व है ना वो जरूर याद करिएगा। गुरु ज्ञान का है, हाँ शनि डिले का है, मंगल हम्म भाई का है, सूर्य कॉन्फिडेंस का है, चंद्र कैश का है, लिक्विडिटी कैश का है, और जल्दी जल्दी जो चलती है वो चंद्र की गति है, बुध व्यापार का है, शुक्र स्पाउस का है। तो ये चीज जरूर याद होनी चाहिए आपको। हम्म ओके, अब हम 5th हाउस में थे। 5th हाउस में सूर्य और मंगल दोनों ही बैठे हुए हैं और अपनी ही स्वराशि में ही है मंगल तो, और मित्र के साथ ही है। तो यहाँ पे इसकी कंडीशन हम डिग्री वाइज भी देखेंगे तो 11 डिग्री का तो फर्क आ ही गया है, यानी कि अस्त भी हम नहीं कहेंगे, इसे कम्बस नहीं कहेंगे। कहेंगे कि नहीं कहेंगे, बताइए जरा। कंबस्ट नहीं कह सकते इसको, क्योंकि मेरे ख्याल मंगल की डिग्री कम है, आई थिंक, मेरे को जहां तक लगता है। नहीं नहीं, सूर्य अच्छा, से, एक मिनट, नहीं, सूर्य से 12 जो हम डिग्री। डिग्री देखेंगे, सूर्य से मंगल की डिस्टेंस, बीच की दूरी 11 डिग्री का हाँ फर्क है। काफी है। यार वो हाँ 6 काफी डिग्री है। वैसे आपने बोला था ना कि हाँ, उससे ज्यादा। प्लस एंड माइनस 6 अच्छा, डिग्री पे होता है ना, तब हाँ, जाके वो इसमें कम्बस्ट होता 11 है। हो रही है ना। तो ये ज्यादा हो हाँ गया, तो तो इतना कंबस्ट नहीं, कम्बस्ट नहीं है। तो कंबस्ट। यहाँ पे इसको, ठीक। अच्छा, इसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत अच्छा होगा, है ऐसा? हाँ बहुत कॉन्फिडेंस है। तो यहाँ पे अच्छा इवन है सूर्य इसका कॉन्फिडेंस अच्छा में। रिजल्ट दे रहा है इसको। अब उच्च बुध, का है ना कोई सूर्य। बिल्कुल, अब बुध और हम्म शुक्र, मंगल भी अपनी स्वराशि में, सूर्य भी उच्च का, तो उसने अच्छा रिजल्ट दे दिया हम्म है। गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर ये कुछ काम करता है तो उसमें इसको प्रॉफिट मिलेगा, हम्म, ठीक है। कहीं ना और कहीं पे स्टडी भी गवर्नमेंट लिंक अच्छा कर बनेंगे सकता इसके। है, क्योंकि 5th हाउस में अगर ये सूर्य है तो ये भी कह सकते हैं कि स्टडी में, इंटेलिजेंस में। स्टडी में तो, एक सेकेंड, मैम इंटेलिजेंट है ही। बुध और शुक्र तो पॉजिटिव है ना इसके। देखिए कोऑर्डिनेट आ रहे हैं। क्या अच्छा एक सेकंड, क्या दिखा रहा है कोऑर्डिनेट्स में ये हाईएस्ट स्टडी तो करेंगे ही करेंगे, बुध की दशा चल रही है, बुध हाईएस्ट स्टडी तो बता ही रहे हैं। हम्म, एक सेकंड। ये कोऑर्डिनेट में आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी कि कैसे बनते हैं और कैसे इसको स्टडी करना है। लेकिन अब जो हम करेंगे ना, इन्हीं कोऑर्डिनेट से रिजल्ट निकालेंगे। पढ़ाई में अच्छा है, ऐसी बात नहीं है, अच्छा है, पर ये है कि कहीं ना कहीं कभी कभी ये डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। जो मतलब गेन वाला पॉइंट है ना, वो कभी कभी इसके साथ कम हो जाता है। क्योंकि 11वां नहीं है ना हाउस 11th हाउस एक्टिवेट एक्टिव। नहीं है, हाँ। तो अच्छा, वहां ये जो फोर्थ है, ये जो फोर्थ है नीचे 5th है, तो हम ये बोल सकते हैं कि चौथा घर तो चलो हमारी पढ़ाई का हो गया, जी, 5वां हमारा इंटेलिजेंस हो गया, ऐसा बिल्कुल मतलब, बिल्कुल, 5th है हाउस ना। इंटेलिजेंसी का ही हम्म होता है। हम्म। इंटेलिजेंसी है तभी वो पढ़ पा रहा है, बुद्धिमान है तभी वो पढ़ पा रहा है। अच्छा, अगर एक चीज, अगर ये मुझे बताओ कि जैसे ऊपर 5 हो नीचे 4 हो, तो ऐसा तो नहीं करेंगे ना कि भाई 12वां हाउस डिस्टर्ब हो रहा है, 5th नहीं से नहीं 4th नहीं आ गया, नहीं 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 ना, नहीं ऐसे तो नहीं नहीं देखेंगे ना। नहीं नहीं नहीं, यहाँ ठीक पे है, ये सपोर्टिव हाउस है। कुछ जगह ये सपोर्टिव सपोर्टिव का है। भी काम कर जाते हैं ना, क्योंकि 12th हाउस तो, 4th हाउस तो वैसे ही एजुकेशन का हो गया। अच्छा, इसके एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम आई है क्या कभी? नहीं, प्रॉब्लम नहीं है इसकी नहीं है ना, तो एजुकेशन ठीक में। है, तो ठीक है, फिर ठीक है। मेरे को क्योंकि वो इस, अच्छा, शनि तो फिर 3rd में चला गया ना, केपी में, हाँ ठीक है फिर। हाँ, वो रिजल्ट एक्चुअली केपी वाला ज्यादा दे रहा है, वैसे हाँ, मैंने केपी देखा वाला है ज्यादा दे 3rd रहा वाला। है, वही वही। हाँ, लेकिन डिटैच किया है इसने, चौथे घर में शनि आने से ना, ये डिटैचमेंट आई है, हाउस हाँ, डिटैचमेंट वाली स्टोरी रही है इसकी। रही होगी कुछ ना कुछ। पढ़ने बाहर जैसे गया, तो फिर ये कह सकते हैं इसको। बिल्कुल, बट ये पढ़ने में हम्म। है, हो सकता है कभी बीच में थोड़ा सा स्किप हुआ हो, लेकिन पूरी तरह से नहीं कहेंगे हम। वो फिर अपने ट्रैक पे आ गया, लाइन पे। नहीं, पढ़ने में तो सुपर ब्रेनी है बच्चा, काफी मतलब इंटेलिजेंट बच्चा है ये, और दूसरा ब्रेक नहीं, कम नहीं, पढ़ के ब्रेक मैं ज्यादा नहीं रिजल्ट कहूंगी, वाला है। ब्रेक तो मैं कह ही नहीं रही हूँ, ब्रेक तो इसका लगा ही नहीं है। हाँ, ब्रेक नहीं लगा, बट ब्रेक नहीं लगा, ये है कि चीजें थोड़ी डिले करके मिलती हैं इसको बस भी। वही है, डिले थोड़ा सा आया होगा। वो भी है, थोड़ा सा शनि का इफेक्ट आया, तो इस वजह से कह सकते हैं कि वही वही। डिले आया है। अदरवाइज ये कुंडली हम्म बहुत अच्छी है, हम्म, नहीं नहीं, बहुत अच्छी है। चलो, अब ये कुंडली कैसे पढ़ना ना, ये तो मैं बाद में समझाऊंगी। अभी मैं कुछ नहीं समझा रही इससे रिलेटेड, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब यहाँ पे ना हमने हाउसेस के जो है, जैसे कि अभी हमने 5th हाउस देखा, इसी तरह से 6 देखेंगे, 7 देखेंगे, 8 देखेंगे, 9, 10, 11, 12।
सुषमा जी, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? हो गया मैम, ये पूरा ही करवा दो ना। अब पूरा क्या? छठा करवा दो, चलो छठा हाउस। छठा करवा दो एक बार, क्योंकि मैं बुध और शुक्र में अटकी हुई हूँ। हाँ हाँ, वहाँ थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है कि बुध तो ठीक है, छठे में शुक्र मैम अच्छा नहीं होता। मैम एक चीज बताइए कि ये जो पांचवा है ये सूर्य का अपना घर है ना, मंगल का तो नहीं है अपना घर ये? मंगल का अपना घर नहीं है, लेकिन देखो यहाँ पे राशि कौन सी बैठी है, 1 नंबर की राशि बैठी है ना, हाँ वो एक तो राशि की, मंगल हाँ की ठीक है। है, मंगल, हाँ मंगल की हाँ। स्वराशि है, सूर्य का हम्म, उच्च का बन गया और मंगल की स्वराशि है, तो यहाँ पे हाँ इसको देखो अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक एजुकेशन है ठीक बहुत है। अच्छी दी हुई है इसने, मतलब ओके थैंक यू, बढ़िया, ब्रेन का बहुत शार्प है। ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं 6th हाउस में, शुक्र की जमीन है। मैं थोड़े लाल किताब में आ गई थी, सॉरी। शुक्र की राशि है और शुक्र ही साथ में बैठा हुआ है। देखिए अब यहाँ पे क्या है, अपनी ही राशि में शुक्र बैठा है, तो ये नहीं है, मैंने एक कॉन्सेप्ट अभी सूत्र में बताया था, जब वो अपनी ही राशि में बैठे तो वहां का वो बुरा नहीं करता है। अच्छा, वैसे छठे घर में शुक्र रिजल्ट अच्छे नहीं देता है ना? ये लाल किताब का रूल है, लेकिन अगर हम वैदिक हाँ, बताते हैं तो ये छठा घर नहीं माना जाएगा, अच्छा फिर ठीक हम है। वहां पे राशि कंसीडर करने लग जाते हैं। मैम तो इसके काल पुरुष इसके काल हिसाब से पुरुष तो की फिर ये कंसीडर शोभा से उनको तो ले रही है। हाँ बोलिए। नहीं यार, मेरे को मन नहीं कर रहा, बहुत ज्यादा हो गया, बैठा नहीं जा रहा। किसके यहाँ कौन आ गया है? हाँ जी। अब यहाँ पे शुक्र है, अपनी ही स्व राशि में बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसके इफेक्ट में मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत ही ज्यादा खराब होगा, ठीक होगा, इतना भी बुरा नहीं होगा, लेकिन ठीक है। छठा भाव है, मतलब कह सकते हैं कि इससे अगर मैं लाल किताब के हिसाब से जाऊं तो ये थोड़ा सा नीच का हो जाता है, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स देगा, लेकिन ठीक है, इतना बुरा भी नहीं कहूंगी मैं। अब देखो कोऑर्डिनेट में भी देख लेते हैं, शुक्र जो है वो अच्छा ही दे रहा है, कोई खराब नहीं दे रहा सब लोड लेवल पे, ठीक है। तो ठीक है, शुक्र इतना खराब नहीं है। सेम एज इट इज बुध को देख लेते हैं। बुध मैम, ये जैसे 7वें का लॉर्ड अगर छठे में आ गया जैसे, तो ये डिवोर्स का भी डालता है पंगा कुछ, मतलब? हाँ, 7वें का लॉर्ड अगर छठे पे आ जाए ना तो डिवोर्स का पंगा थोड़ा सा डालता है, मतलब बेसिकली देखो मैरिज के कुछ इश्यूज हो सकते हैं इसके साथ, क्योंकि बुध शुक्र मिलके यहाँ पे, अब मैं पता है एक्चुअल में सोनिया जी बहुत आगे जा रहे हो, बहुत आगे जा रहे हो। चलो कोई नहीं, छोड़ो छोड़ो, चलो मैम आगे मैं भी देखते वही हैं। सोच रही थी, इसलिए मैं पूछ रही थी आपसे, मुझे बहुत आगे जा रहे हो। चलो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दो, ये वाला शुक्र बुध वाला, ये लाल थोड़ा किताब तंग कर में रहा बुध है। शुक्र, लाल किताब का एक हिसाब होता है, बुध शुक्र मिलके सूर्य बनता है, तो यहाँ अच्छा पे कहीं ना कहीं सूर्य की भी इन्वॉल्वमेंट आ गई है, तो बुध और अच्छा शुक्र जब सूर्य बनता है तो यहाँ पे शुक्र का जो फल होता है ना वो थोड़ा सा खराब हो जाता है, क्योंकि वो अच्छा शुक्र को थोड़ा सा बर्न करता है ना, फिर वो हाँ बन करता ये है, कह सकते हो ना। हाँ ये कह सकते हो। हम्म, बुध क्या करता है, अपनी मित्रता, देखो बुध के सूर्य भी मित्र है सूर्य के और साथ शुक्र भी मित्रता है। मित्र है, लेकिन जब वो इनके साथ आ जाता है ना तो वो सूर्य से अपनी मित्रता निभाता है, शुक्र का वो शत्रु बन जाता है। अच्छा पवन जी हाँ मैम, शुक्र बुध तो शुक्र का वैसे भी मित्र है ना? जी पवन जी कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना? नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ समझने की क्या बात हो रही है। ये वैसे आगे का है, मैंने जितना बेसिक करा दिया था ना, अभी आपने बस वहीं तक करना है, बट ये हम थोड़ा आगे की डिस्कशन कर रहे हैं कुंडली पे, बस तो उसको बस समझ लीजिए। अभी मैम जो पवन जी का हाल हो रहा है ना, वो पिछली क्लास में हमारा होता था। नहीं कोई बात नहीं, चलिए कोई नहीं, एडवांस पहले से सीखता चल रहा हूँ मैं अभी। अच्छा है बल्कि। अच्छा मैम, क्या बता रहे थे वीनस और जो हाँ यहाँ पे ना बुध शुक्र का का क्या कुछ बता ना रहे थे? कुछ इफेक्ट आएगा ही आएगा, तो अच्छा यहाँ पे हम उपाय भी कराते हैं, अगर आपको याद हो तो, वो गडवी वाला हाँ, उपाय, छठे का गडवी वाला उपाय, छ- शादी के टाइम पे ना ये उपाय जरूर कराना। अच्छा अच्छा मूंग दाल की गडवी, जल प्रवाह करनी डीप अच्छा वाला, अच्छा याद है आपको? आपने की हुई ना वैसे लाल किताब हम्म, सोनिया जी? मैंने नहीं करी हुई। अच्छा नहीं करी होगी। नहीं मैंने नहीं करी। हाँ मैम, वो वैसे आपने बताया था मूंग दाल उसमें भर के वो लड़की वालों से लेके, ऐसा कुछ था ना वो? हाँ वही वाला उपाय, यहाँ पे ये उपाय कराना इनके लिए बहुत
बेनिफिट होगा, नहीं तो इनकी मैरिज लाइफ में डिस्टरबेंस आ सकती है। कोई नहीं, बाद में मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगी। ठीक है ठीक है ठीक ठीक है है। ना। बाकी अब आते हैं थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस में चंद्र बैठा हुआ है बुध की राशि में, दोनों एंटी प्लैनेट है, तो कहीं ना कहीं पैसों से रिलेटेड इसकी लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है। माँ के साथ कैसी बनती है इसकी? ठीक है, ठीक बनती है, मम्मी की तबीयत, हेल्थ इश्यूज ठीक ठीक है, ठीक ठीक है ना। तो वही कहीं ना कहीं इनके ना चंद्र के साथ बुध आने से, कहते हैं ना पारस जो है वो दूध में गिर गया, पारा दूध में गिर तो दूध खराब हो गया। पारा दूध में। तो यहाँ पे इनको कहीं ना कहीं अगर जब ये कैरियर लाइन में जाएंगे ना तो उसमें थोड़ी दिक्कत आएगी इनको। अच्छा, हाँ, तो वहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैम जैसे सेवेंथ हाउस अगर यहाँ खराब हो रहा है तो या तो करियर में प्रॉब्लम होगी या फिर मदर का हेल्थ इशू है। हाँ, लिक्विड कैश चंद्र को हमेशा जो कैश है ना उससे देखा जाता है। फाइनेंशियल हमारी रोजमर्रा की रूटीन में जो हमारे पास कैश आता है वो चंद्र से काउंट किया जाता है। तो वहां पे कोई इससे रिलेटेड ये है कि मैं कहूंगी, अगर मैं देखो कोऑर्डिनेट भी देख रही हूँ ना तो कोऑर्डिनेट में भी मुझे अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है। अच्छा, बुध मून में का ना, हाँ, जब तक बुध की दशा चल रही है ना तब तक ठीक है। और ये चलो, ये तो बुध की दशा अभी कितनी है इसकी? लंबी है, अभी 16 साल की है ना, अभी तो फिर शुरू ही हुई है इसकी। फिर बेनिफिट है, मतलब फिर ठीक है अगर बुध चल रहा है। अगर कोई और चल रहा होता ना तब थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता था। मान लीजिए अगर सूर्य की दशा चल रही होती ना तो कैरियर लाइफ में थोड़े से इश्यूज लेकिन अभी हाँ, हो सकता है, क्योंकि बुध के बाद फिर केतु आएगा, केतु के बाद फिर मेरे ख्याल वीनस आएगा, तो अभी केतु भी ठीक है, शुक्र भी ठीक है, मतलब ठीक रहेगा इसका। हाँ, फिर फाइनेंशियली इतने इश्यूज मंगल, बट लेकिन ये है कि मदर की थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज रहेगी इनकी। कहीं ना कहीं एक इफेक्ट तो देगा ही देगा, या तो कैरियर में या मदर में। तो कैरियर मुझे इनका ठीक लग रहा है, कैरियर इतना वो नहीं लग रहा है। फिर मदर का प्रॉब्लम हो सकता है ना, हेल्थ का। हाँ। देन आते हैं हम फोर्थ हाउस में, सॉरी 8 में चौथी राशि चंद्र की पड़ रही है। अब देखो चंद्र की राशि चौथे में आ गई, वो सप्तम में चला गया। तो यहाँ पे चंद्र देखो वैसे भी एंटी प्लैनेट के साथ ही बैठा हुआ है, और अगर मैं देखूं तो ये शुक्र का ही घर है। थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी इनकी, मदर को कुछ ना कुछ इश्यूज रहेंगे इनके साथ। क्योंकि मैम सॉरी, ये चंद्र की राशि 8th में आ गई इसलिए है ना। चंद्र पूरी तरह से एंटी प्लैनेट के उसमें है, उसको सपोर्ट नहीं मिल पा रही है, उसके फ्रेंडली प्लैनेट उसके सपोर्ट नहीं दे पा रहे। अगर मैं देखूं तो पीछे शुक्र है, ठीक, और आगे कोई भी नहीं है। डिग्री वाइज देखूं तो देखो 24 के बाद सीधे 28 आएगी, मतलब उसको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा ना चंद्र को फिर। हाँ, तो शुक्र का भी लिंक बन रहा है इसमें कहीं ना कहीं से। अच्छा मैम, एक बात बताएं, जैसे ये 8वां घर लॉर्ड है हमारा 7th में बैठ गया, ठीक है, तो ये भी कह सकते हैं कि इसको जो प्रॉब्लम या जितने भी लाइफ में ये मतलब 8वां घर ऑपरेट 7वें की वजह से हो सकता है, ये भी हो सकता है, मतलब कॉम्बिनेशन ये भी बन सकता है। क्योंकि हम अगर मंगल को अलग चंद्र को अलग कंसिडर करें और घर को अलग कंसिडर करें, और जो 7वां घर है वो वाइफ का हो गया, तो ये भी कह सकते हैं कि जो प्रॉब्लम है वाला इशू है वो यहाँ से आ सकता है, क्योंकि चौथे का मतलब 8th का लॉर्ड 7th में आने से, ये भी कह सकते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं है ना इश्यूज। हाँ, वाइफ के थ्रू आफ्टर मैरिज ना इनको प्रॉब्लम्स आ सकती है। ये थोड़ा सा अभी ये भी एंगल बन रहा है, एक मदर मतलब फीमेल कह सकते हैं हम, है ना, कह सकते कोई ना कोई फीमेल इश्यूज रहेंगे इनकी लाइफ में। अब यहाँ पे 9th हाउस देखते हैं तो वो सूर्य का है, और सूर्य अपनी अच्छी पोजीशन पे बैठा है, तो मीन्स उनका भाग्य तो उनको साथ देता है, भाग्य उनका ठीक है क्योंकि सूर्य अपनी अच्छी कंडीशन पे है। देन आते 10th हाउस में, 10th हाउस में राहु है। राहु जो है 10th हाउस में अच्छी कंडीशन में अपने एक मित्र के साथ ही, मित्र की राशि में है, तो कर्म में उनका जो है बेनिफिट मिलेगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, तो वही प्रोफेशनली इनका ठीक है, कोई बात नहीं। अब आते हैं 11th, तो यहाँ पे आ गया शुक्र की राशि आ गई, जो कि छठे भाव में बैठी, स्वराशि में बैठी है, शुक्र और शनि। इनको हमेशा गेन उससे ही होगा, जॉब से ही होगा, है ना जी।
जॉब के रिगार्डिंग जॉब से इनको गेन होने के मतलब पूरे सपोर्ट है। 11वें का लॉर्ड सीधा सीधा छठे पे आ बिजनेस भी कर सकते बिजनेस उतना हाँ बिजनेस कर सकता है, बट मेरे को लगता है शायद जॉब प्रोफाइल आई थिंक ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि छठे से लिंक 11वें का बन रहा है ना। तो हो सकता है, क्योंकि मैम छठा 6 और 11 कोऑर्डिनेट्स में बहुत आ जॉब इनके रखे लिए हैं, बेनिफिट रहेगा, जॉब सही रहेगी, है ना। जॉब सही रहेगी। अब ये मत पूछना मैंने कैसे बताया, ये मैं आगे समझाऊंगी। बाद में मैम बताएगी। वो बात की बात है, आगे समझाऊंगी। अब आते हैं 12th 8 मंगल की राशि में, तो बाहर जाने का तो बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। देखो मंगल की मिल जाएगा ना, वही मेन था मतलब ठीक है ना। बार था मिलेगा, बाकी एक आध उपाय कर लेंगे साथ में तो और अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा बस। ठीक है। हम ये गुरु और मंगल का हो गया ना फिर। गुरु और मंगल कहाँ से आ गया? नहीं 12 नंबर हाउस। ये हो गया 8वीं राशि है ना, तो मंगल है। हाँ। मंगल अपनी अच्छी स्वराशि में बैठा हाँ, हुआ, अच्छी मंगल तो पोजीशन हो में गया, बैठा हुआ। लेकिन 12वां घर भी तो है। नहीं अब भी हम राशियों पे कंसीडर करेंगे। अच्छा, ठीक है ना, राशियों पे कंसीडर करेंगे। 12वां घर है, 12वें घर का रिजल्ट क्या होगा ये हम बताएंगे, उसकी जो राशि वहां पे बैठी है। मेरा घर है ये, मेरा घर का रिजल्ट कैसा होगा वो मैं बताऊंगी। अगर मैं अपने घर में अच्छी हूं, मुझे एक पॉजिटिव वाइब्रेशन मिल रही है, तो मेरा घर कैसा होगा? अच्छा होगा। मुझे नेगेटिव वाइब्रेशन मिल रही है, मैं लड़ाई झगड़े करने वाली, गाली गलौज करने तो यहाँ वाली, नेगेटिव मिल रही है ना शनि 8 नंबर, तो मेरा घर कैसा होगा? खराब हो जाएगा। खराब हो जाएगा ना। तो सेम ऐसे ही राशि को कंसीडर करना है कि जो जिस हाउस में जो राशि बैठी है वो कैसी है, उससे रिलेटेड फिर उसको उस हाउस से रिलेटेड ठीक फल मिलेगा। ठीक है। कैसी है से मतलब मैम कौन से उसकी एक्चुअल लोकेशन कहाँ पर है, इससे बता रहे हैं आप? बिल्कुल, एक्चुअल लोकेशन कहाँ पे, अच्छी जगह पे है, उच्च की है, नीच की है, या फिर किसी बुरे प्लैनेट से तो दृष्टि नहीं पड़ रही है। क्योंकि अगर बुरे ओके। प्लैनेट से उसकी दृष्टि पड़ रही, बुरे प्लैनेट कौन से होते हैं? जो उसके शत्रु होते हैं। अगर शत्रु उसे देख रहे हैं या शत्रु के साथ जाके बैठ जाए तो वहां पे वो प्लैनेट खराब हो जाता है। ओके मैम, जो ये नंबर लिखे हैं इस राशि को रेफर करना और कहाँ बैठी उसकी कंडीशन से डिपेंड करेगा उस हाउस में क्या इफेक्ट आने वाला है। बिल्कुल। ओके मैम। अब यहाँ तक हमारा बेसिक वैदिक खत्म हुआ है। बाकी मैं बेसिक वैदिक की एक पीडीएफ दे दूंगी आपको, उसे आप जब टाइम मिले आप पढ़ते रहना, उससे आपको नॉलेज मिलती रहेगी वैदिक की। नेक्स्ट क्लास से हम केपी शुरू करेंगे। मैम आपने भेजी तो है वो पीडीएफ? हाँ, मैंने नए ग्रुप में भेजनी है ना, लेकिन नहीं, इसी में भेजी थी आपने पूरी? नहीं वो तो भेजी है, एक और एक्स्ट्रा भेजूंगी मैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। मैम इसमें पूछना था जरा मुझे, हाँ जी। अब ये शायद सोनिया मैम बता सकेंगी। इसको जो अभी बुध की दशा चल रही है, जो भी चल रही होगी, और ये इसका एक्चुअली ये शुक्र यहाँ बैठा ना, मुझे एक थोड़ा जानना ये था कि क्या इसको हेल्थ में शुक्र से रिलेटेड, मैं ऐसे बोलूँ अगर इसको शुगर वगैरह से रिलेटेड या ऐसे कुछ तकलीफें अभी फिलहाल अभी तो नहीं होंगी, लेकिन अगर क्योंकि उम्र कम है, लेकिन क्या ऐसे कुछ प्रॉब्लम है? नहीं होगी, नहीं होगी। मुझे नहीं लगता होगी। सोनिया जी बताइए, होगी क्या? मैम मुझे दो चीज़ें लगती है जो मेरा ऐसे इंटरनल ऐसे मन करता है। एक तो अगर ये जॉब करेगा ना तो हो सकता है कि वहाँ पे इसके अफेयर हो अच्छा, शायद। फिर भी देखना था। मतलब ये तो हमारे एक अच्छा विषय हो जाएगा समझने का कि ये हो सकता है और स्ट्रांगली हो, आगे चल के पता नहीं इसका कैसे क्या जम भी जाए शादी वादी। लेकिन ये लगता है कि ये या तो यहाँ हो या तो अगर शुक्र छठे बैठा तो वो रोग का एक नॉर्मली भी बुध की दशा चल रही है वहीं पे भी। देखो लव मैरिज पता के तो नहीं कैसा चांसेस मुझे कम नजर आ रहे हैं, इसकी लव मैरिज नहीं हो सकती। नहीं, लव मैरिज नहीं होगी। नहीं एक सेकंड मैं बताती हूँ। जो 5 नंबर, आप 5 नंबर से बोल रहे हैं ना, लव मैरिज का आपने बोला कृष्णा जी? मैं एक्चुअली शुक्र और बुध को ना रिलेट करके बात कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है। फिर उसमें चंद्रमा को भी देख रहा हूँ वैसे देखा जाए तो, लेकिन हेल्थ भी देख रहा हूँ मैं ऐसे था। अब पता नहीं कहाँ क्या होगा, थोड़ा समझ हमारा नॉलेज बढ़ता है। के हिसाब से मैं प्लैनेट समझ रहा हूँ। लेकिन हम केपी के हिसाब से अगर देखते हैं तो 5वां घर एक्टिव है। हम उस अगर आपके जो पॉइंट है ना वो हम उसमें भी आ रहा है कि हो सकता है कि लव मैरिज, बट 5वां घर कहीं ना कहीं शेयर मार्केट को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर 5वें के साथ
10वां घर ऑपरेट हो रहा है ना, तो हम उसको कह सकते हैं कि शेयर मार्केट वाला काम कर सकता है। जी और अगर शेयर 5वां घर अगर हम, हाँ हाँ जी, बोलिए सॉरी बोलिए। जी, नहीं कोई बात नहीं, पूछ लीजिए क्यों। हाँ बोलिए बोलिए। बोलिए कृष्णा जी, बोलिए क्या पूछ नहीं रहे नहीं, थे? मैं ये बोल रहा था कि इसको शेयर मार्केट सूट नहीं करेगा, ये प्रॉफिट नहीं नहीं, कमा इसको पाएगा शेयर अगर जाएगा मार्केट भी। नहीं शेयर मार्केट इसको बहुत सूट करेगा। क्यों? क्योंकि देखिए इसका जो बुध का जो रिजल्ट है ना वो राहु दे रहा है, तो वो बेसिकली कहीं ना कहीं दूसरा घर ऐप ऑपरेट कर रहा है। हाँ जी, कैसे बेसिक में समझाऊं? अच्छा शेयर एक मार्केट सेकंड, के लिए ना जब भी देखना है ना आप राहु को देख लिया। अगर राहु अच्छा है ना तो बस शेयर मार्केट में ना बस बस आपको बस पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। लेकिन यस, अगर राहु खराब क्योंकि है राहु तो शेयर मार्केट में नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा आपको। नहीं, ये लाभ मेन कहाँ करा रहा है मैम? राहु मैम कहाँ लाभ, जैसे 11वां हाउस कहाँ दिखा रहा है? हाँ नहीं 11वां नहीं नहीं हाउस नहीं 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 दिखा रहा है लेकिन 2-7 11वां दे हाउस रहा नहीं है। दिखा रहा, दूसरा, लेकिन दूसरा घर कहीं ना कहीं एक्टिव कर रहा है। दूसरा घर भी हम ध्यान से ही लेते हैं ना, कृष्णा जी कैरियर का याद वेल्थ। करो 2-7-10-11 थे ओके कॉम्बिनेशन। ओके, हम्म, ठीक है ठीक है, अगर अच्छा 11 बराबर। ठीक है। नहीं भी है तो भी कमाई तो होगी इसका एक। हाँ कमाई तो हो यस, जाएगी, बराबर, धन संचित होगा। धन हाँ संचित यस होगा। यस, हाँ जी हाँ जी जी। क्योंकि इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं इस, मतलब अगर हमारा घर, दूसरा घर और 5वां घर एक्टिव होता है ना, और साथ में 10वां इन्वॉल्व हो दोबारा से हो जाता है, तो वो संचित तो कर ही लेता है अगर ज्यादा गेन नहीं भी कर पाए तो। ठीक है ना गीता जी? बिल्कुल। अच्छा अब लव मैरिज की ना देखिए अगर हम कुंडली में देखें ना तो 7 और 5 की कनेक्टिविटी बननी चाहिए। यस, हाँ। 7th हाउस और 5th हाउस की कहीं से भी कनेक्टिविटी नहीं बन रही। यहाँ पे देखो बुध बैठा हुआ है। अच्छा नहीं चांसेस है देखो इनकी लव नहीं, मैरिज चांसेस है 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 है। है, क्योंकि ध्यान है 7वां और उसमें 5वां लगन बन रहा कुंडली है। में था केपी कुंडली में अभी गया। चांसेस है नहीं लव नहीं, बन मैरिज रहा है के। बन रहा बन रहा है है बिल्कुल। बन, बिल्कुल बन रहा है लेकिन 50-50। मल्टीपल नहीं हो सकते। जैसे आप कह रहे हो ना कि जहाँ जॉब करेगा उसके बन सकते हैं, वो वाला एंगल कम दिख रहा है ये मुझे, वो कैसे बन नहीं देखा रहा। मैम, ये भी तो बता दीजिए आप तो मैं अपने। ये जब मैरिज के कॉन्सेप्ट में आएंगे ना तब बताऊंगी। मैं आज ही सारा पढ़ा दूं केपी ना। मैम एक चीज बताओ, सुषमा जी आप मुझे छोड़िए। एक बस लास्ट एक चीज बता दो प्लीज प्लीज। हाँ जी बोलिए। ये जैसे राहु 6 राशि में बैठा हुआ है, हम्म बुध के साथ तो राहु का अच्छा रहता है ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए बोल रहे हैं शेयर मार्केट में हाँ वो इस हाँ, वजह ये से भी भी बोल कह सकते सकते हैं हैं क्योंकि और हाँ, कोऑर्डिनेट भी देख के बोल सकते हैं। दोनों से आप जज कर सकते दोनों से। ठीक है मैम, अब बस ये वैदिक से बोले तो कहीं ना कहीं छठे घर में जो बुध बैठा हुआ है, हो उच्च उसकी नीच राशि राहु के साथ बैठी हुई है। देखो राहु उसी की राशि में बैठा हुआ है, तो कनेक्शन बना रहा है। बना रहा अगर है मैं ना, हाँ। वैदिक के हिसाब से बोलूं, है ना, तो बुध हम्म, और राहु ये मिलके एक कनेक्शन बना रखा है इन्होंने। तो शेयर हम्म। मार्केट भी कर सकता है। अगर हम केपी जब करेंगे ना, तो वही मेरे ख्याल शायद ऊपर चला गया, कुछ 5th हाउस भी कनेक्ट हो रहा है, तो तभी मैंने बोला था कि शेयर मार्केट सूट करेगा। जी। अब यहाँ पे क्लास ओवर करें। बिल्कुल। जी, थैंक यू मैम। वेलकम। आज अच्छा थैंक यू लगा मैम, मैम, थैंक यू, बहुत अच्छी रही आज क्लास, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू मैम, अब बेसिक नमस्कार। अच्छे से समझना है पवन जी। आपको भी ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से याद करने हैं बेसिक के जो भी मैंने कराए हैं अभी तक। ठीक है ना? ठीक है 2-3 मैम, कुंडलियां मैं ठीक है डालूंगी। मैं एक नहीं दूंगी, मैं हाँ जी, 2-3 दूंगी क्योंकि अब ट्यूसडे को क्लास होनी तो टाइम बतेरा है प्रैक्टिस करने के लिए। ओके तो उसी में से मैम रजनीश जी पीडीएफ, आपको भी और सुषमा जी आपको भी सबको यहाँ हाँ पे हाँ मैम, देखना है कि मैम पीडीएफ डाल देना प्लीज, पीडीएफ दे देना उसका। अच्छा मैंने ड्राइव में भेजी हुई है। आप एक बार पीडीएफ चेक करिएगा। ईमेल में आई है। हाँ डाली है पीडीएफ तो अच्छा, डाली है आपने। आपने नहीं ईमेल आज डाली आप थी कह रहे ना हैं ना मुझे? कुछ और हाँ भेजेंगे वो मैं पीडीएफ, दे दूंगी। पिछली वैदिक। वो भी मैं ड्राइव के थ्रू भेज दूंगी आपको। वो मैं ठीक, पर्सनल उसमें ही भेज ठीक, दूंगी, ग्रुप में ही भेज दूंगी। ठीक है, तो उससे थैंक यू। आप ऑलरेडी कर सकते हो। चलो फिर अब ठीक है, प्रैक्टिस के लिए भेजूंगी तो प्रैक्टिस करना है। अब आज की क्लास यहीं पे हम स्टॉप करते हैं। ओके ठीक ठीक है, है मैम, थैंक यू सो थैंक यू मैम, मच, थैंक बेस्ट यू ऑफ सो थैंक लक। यू मच, जी, थैंक यू। थैंक आगे यू, अच्छे से कर गुड। लेना अब। सुषमा जी हाँ जी ठीक है, ओके थैंक यू, बाय। बाय।